देखो हम लोग एनर्जी चैप्टर कर रहे हैं और एनर्जी चैप्टर में ये एक लास्ट वीडियो है जो कि रिकॉर्डिंग ज़रूरी होती है। फ़िलहाल क्लासरूम प्रोग्राम में मैं इस टॉपिक्स को कवर नहीं करता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसके अंतर्गत हम लोग डिफरेंट तरह के मिनिस्ट्री की बात करते हैं, ठीक है, मिनिस्ट्री की बात करते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की बात करते हैं। मिनिस्ट्री की बात होती है, डिफरेंट तरह के डिपार्टमेंट्स की बात होती है और मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के अलावा यहाँ पर डिफरेंट तरह के जो स्कीम्स हैं, ठीक है, स्कीम्स यानी योजनाएं जो एनर्जी से जुड़ी हुई हैं, वो सारी की सारी चीज़ों को मैं कवर करूँगा। जैसे सरकार कौन कौन से प्रोविजंस ला रही है, मिशन ला रही है, यानी ये कह लो ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है ना वो तथ्य पे आधारित है, यानी फैक्चुअल डेटा है। तो अगर फैक्चुअल डेटा है तो इसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा, आई रिकमेंड टू ऑल ऑफ यू एंड आई रिकमेंड टू एवरीवन एंड आई रिकमेंड एवरीवन, जो चैप्टर नंबर 3 है ना, जो चैप्टर नंबर 3 है जो आप बुक में पढ़ रहे हैं, उसको आप चुपचाप सुनते जाइए उन चीज़ों को। और हाँ, इनसे क्वेश्चंस आते हैं, इनसे क्वेश्चन आते हैं, इनको आप लाइट नहीं लेंगे और ये चीज़ें जो हैं आपके मेंस में भी काफ़ी काम आने वाली। इनके बेसिस पर आप इंटरव्यू में भी अच्छा आंसर देंगे। और मेरी ये कोशिश है कि जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो कुछ भी स्कीम्स या प्रोग्राम्स, कोई भी चीज़ नहीं छूटनी चाहिए। सबसे पहले हम लोग एनर्जी की बात करते हैं और मैं आपको पीछे भी बता चुका हूँ, फिर बता देता हूँ, ठीक है, कि जब एनर्जी को लेके बात हो रही है तो सबसे पहले तो यहाँ पे बात हो रही है इन्वायरमेंट के इश्यूज़ को लेके, इन्वायरमेंट के इश्यूज़ को लेके। और सबको पता है कि इन्वायरमेंट के इश्यूज़ को लेके एनर्जी जो है वो सबसे सेंसिटिव है। इसलिए सेंसिटिव है क्योंकि सबसे ज़्यादा एनर्जी ही है जो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है। और यहाँ पर एनर्जी का जो सोर्स है वो है कोयला, यानी कहने का मतलब है थर्मल पावर प्लांट। कहने का मतलब है थर्मल पावर प्लांट यही है जो इसको पूरा नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है। इसीलिए आप देखो COP21 की मीटिंग में, COP21 की मीटिंग में जब हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ग्लासगो समिट में जाते हैं, स्कॉटलैंड ग्लासगो समिट में जाते हैं, वहाँ ये साफ साफ कहते हैं कि देखो हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी को बड़े लेवल पर बढ़ाएंगे और वहाँ पर 50% पावर जनरेशन ये कह कर आते हैं रिन्यूएबल एनर्जी से इंडिया स्टार्ट कर देगा 2030 तक। यानी 2030 तक आने वाले समय में भारत जो नवीकरणीय ऊर्जा है, रिन्यूएबल ऊर्जा है, वो लगभग 50% पावर जनरेशन इंडिया में शुरू हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा न्यूज़ है। और इसी में आपको बताऊं कि ये कहा जाता है कि टोटल 500 गीगावाट का पावर होगा जो कि 2030 में होगा, किसे, नवीकरणीय ऊर्जा से, यानी रिन्यूएबल एनर्जी से। अब ये सारी चीज़ें जो आ रही हैं, ये सारी चीज़ें जो आ रही हैं कहीं ना कहीं ये बता रही है ना, कहीं ना कहीं ये चीज़ें बता रही हैं, ये UNFCCC का COP21 मीटिंग, कहीं ना कहीं ये चीज़ें बता रही हैं कि जो कोयला है या इस तरह की दिक्कतें हैं, ठीक है, वो पूरी दुनिया को परेशान करने वाली है। आपको बताऊं, इस ग्लासगो कन्वेंशन में जहां मोदी जी गए हैं, मतलब गए थे, पीछे की बात है, देखो आज भी ये चीज़ें जुड़ रही हैं। क्यों? क्योंकि हमारा भविष्य है ना, भविष्य मतलब 2030 की बात हो रही है। यहाँ पे सीधे सीधे बात की गई, एक टर्म आता है जिसे कहते हैं फेज आउट और एक होता है फेज डाउन। एक होता है फेज आउट और एक होता है फेज डाउन। फेज आउट का मतलब होता है बच्चा पूरी तरह से खत्म कर देना और फेज डाउन का मतलब होता है धीरे धीरे कम करते जाना। असल में हम लोगों ने जब कार्बन न्यूट्रल की बात की गई, जब कार्बन न्यूट्रल की बात की गई, कार्बन न्यूट्रलिटी की बात की गई, है ना, कार्बन न्यूट्रल की तरफ जाना है दुनिया को, जीरो एमिशन की तरफ जाना है, तो वहां पर सबको इंटरनेशनल लेवल पे बोला गया कि 2050 तक पूरा करना, इंटरनेशनल लेवल पे जो टारगेट बनाया गया। लेकिन भारत ने कहा कि भाई हमें 2070 लग जाएगा। यानी कार्बन न्यूट्रल पर जाते समय भारत ने बोला न्यूट्रलिटी की तरफ जाते समय हमें 2070 लग जाएगा। इसलिए क्योंकि हम सडनली कोयले को पूरी तरह से फेज आउट नहीं कर सकते, बंद नहीं कर सकते। हाँ, धीरे धीरे हम अल्टरनेटिव्स को बढ़ा के इनको कम जरूर कर लेंगे। यानी भारत फेज डाउन को सपोर्ट करता है, ना कि फेज आउट को। अब भारत के पास इतना पैसा भी नहीं है और भारत के पास अभी इलेक्ट्रिसिटी का जो ग्रोथ है और डिमांड है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, तो हमारे पास ऑप्शंस भी नहीं है, ठीक है।
तो इसलिए भी भारत फेज आउट, और यहां पर लेकर ग्लासगो में भारत को अच्छी तरह लताड़ा भी जाता है। लताड़ा क्या जाता है, मतलब जो विकसित राष्ट्र होते हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, ये लोग भारत को अपोज करते हैं कि देखो भाई तुम जो हो वो फेज आउट की तरफ नहीं जा रहे हो। और ये लिटरली बात तो है अगर इंटरनेशनल लेवल पे बात की जाए। लेकिन भारत की अपनी मजबूरी है, भारत की अपनी फाइनेंशियल कंडीशन है, भारत की अपनी जरूरत है, तो हर कंट्री अपना देखते देखते इन चीज़ों को डिसाइड करेगा। इन चीज़ों को इन्वायरमेंट क्लास में फिर लेकर आएंगे थोड़े अलग तरीके से, पंचामित्र की तरह क्या क्या इंडिया फ्रांस के साथ हो रहा है, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट जो बन रहा है वो क्या है, वो सारी चीज़ें आगे देखेंगे। अब यहीं पर हम बात करते हैं भारत में इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर हम एनर्जी की बात करें तो भारत में ऐसी कौन सी मिनिस्ट्री है ना। मेरे हाथ में मेरी बुक है और सीधा ये फैक्चुअल डेटा है। इन चीज़ों को मैं समझाता जाऊँ, आप सुनते जाइएगा, लेकिन साथ साथ मैं बोर्ड पे लिखा भी रहा हूँ क्योंकि ये मेरी क्लासरूम प्रोग्राम, समझिएगा इसको, ठीक है। इस पूरे क्लास से मैंने कोशिश की है आपको ऐसा फील हो कि आपको क्लास में ही लिया जा रहा हूँ, और क्लास में जितने मस्ती के साथ मैं बढ़ाता हूँ वो ओरिजिनल कंटेंट ही आपको इस पूरे रिकॉर्डिंग्स में आपको दिए जा रहा हूँ, ठीक है। इसका फायदा ये होने वाला है कि आपको रवि अग्रवाल सर का रियल क्लास कितनी मस्ती के साथ रवि सर बड़ा ओपन हो गए बच्चों के साथ जुड़कर, सब्जेक्ट के साथ मस्ती कर, इंटरटेनमेंट करते हुए पढ़ाते हैं, ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। चलेगा, देखो अगर पावर सेक्टर में अगर हम बात करें तो इंडिया में जो मेन लीडिंग मिनिस्ट्री है वो है पावर मिनिस्ट्री। भारत में जो मेन लीडिंग मिनिस्ट्री है वो है पावर मिनिस्ट्री, है ना, पावर मिनिस्ट्री, शक्ति मंत्रालय। पावर मिनिस्ट्री ही जो है एज अ मिनिस्ट्री ये 2 जुलाई 1992 को लाई जाती है। ये मिनिस्ट्री 2 जुलाई 1992 को लाई जाती है। और मिनिस्ट्री का मेन काम क्या होता है कि देखो जो सुपरवाइज और एश्योर करना है, भारत में इलेक्ट्रिसिटी को सुपरवाइज करना किस हिसाब से चल रहा है और इसको एश्योर करना है कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो है हर घर तक, हर किसी तक पहुंच जाए। इलेक्ट्रिसिटी को सुपरवाइज करना, उसे एश्योर करना, ये पूरा काम इसका है, ठीक है। अब सुनो, इस पावर मिनिस्ट्री को 3 सेक्शन में बांटा गया है, मतलब ये 3 सेक्शन में होकर काम करता है पावर मिनिस्ट्री। ये कौन कौन से सेक्शंस हैं? एक मिनिस्ट्री ऑफ पावर खुद एक सेक्शन है। पावर मिनिस्ट्री या मिनिस्ट्री ऑफ पावर खुद अपने आप के अंदर एक सेक्शन है। दूसरा जिसको कहते हैं कोल मिनिस्ट्री, कोयले की देखरेख के लिए, कोयले के एक्सप्लोरेशन के लिए, कोयले के यूटिलाइजेशन के लिए, कहीं उसका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, एक सेपरेट मिनिस्ट्री जिसको हम कहते हैं कोल मिनिस्ट्री। और तीसरा जिसको हम कहते हैं दोस्त, दैट इज एमएनआरई। तीसरा जिसको हम कहते हैं एमएनआरई। फिलहाल एमएनआरई पहले एक डिपार्टमेंट था, उसकी कहानी पर नहीं जाएंगे। और एमएनआरई का पूरा नाम है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। इसका पूरा नाम है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। आप में से जिसको जो अच्छा लगे, अगर आपको लगे कि 7th एडिशन की बुक के साथ आप पढ़ते रहेंगे, करते रहिए, और आपको लगता है कि नहीं मैं थोड़ा लिखूंगा भी, तो साथ साथ नोट्स बनाते रहिए। तो पावर मिनिस्ट्री के अंदर चीज़ें हो गई, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर हो गया, पावर मिनिस्ट्री हो गई, पावर है ना, और मिनिस्ट्री ऑफ पावर या हो गया, कोल मिनिस्ट्री हो गई, और एमएनआरई हो गई। अब देखो पहले हम लोग यहाँ पे बात कर लें कि कोल मिनिस्ट्री का काम क्या है। कोल मिनिस्ट्री का काम सीधा है, अभी मैंने अभी बोला, जो कोयला है उसका एक्सप्लोरेशन, उसका रेगुलेशन, उसकी प्राइसिंग, काफ़ी हद तक ये सारी चीज़ें कोल मिनिस्ट्री ही मेंटेन करता है ना। तो उसका एक्सप्लोरेशन हो गया, उसका प्रोडक्शन हो गया, उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ये सारा का सारा जो जिम्मेदारी है ना, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी की सारी जो जिम्मेदारी है ना, ये सारी की सारी जिम्मेदारी जो है वो कोल मिनिस्ट्री की ही है। यानी कोल को आपके पास तक पहुंचाना, ठीक है, आपको कोल को प्रॉपर तरीके से पहुंचाना, उसकी सप्लाई करना, और सप्लाई नहीं बच्चों, कोल की प्राइसिंग को भी डिफाइन करना इसी का काम है। क्योंकि देखो जिस हिसाब से कोल का प्राइस होगा उस तरह से इलेक्ट्रिसिटी बिल भी होगा, ठीक है, उस तरह से इलेक्ट्रिसिटी बिल भी होगा। और आपको मैं पहले बता चुका हूं, इंडिया में अपना कोल तो प्रयोग में बिजली बनाने के लिए लाया जाता है, साथ साथ हम इंपोर्ट भी अच्छा खासा करते हैं क्योंकि हमारे पास अच्छी क्वालिटी का कोयला नहीं है। यहीं पर आपको बताऊं कि कोल मिनिस्ट्री के अंदर ही यहाँ पर एक अलग से एक बॉडी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सेट हुआ है। इसके अंदर एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन, तो यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन भी पूछा जिसको हम कहते हैं सीसीओ, कोल कंट्रोलर्स ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर आता है सीसीओ, जिसको कहते हैं कोल कंट्रोलर्स ऑर्गेनाइजेशन। इसको हम कहते हैं कोल कंट्रोलर्स ऑर्गेनाइजेशन। इसको हम कहते हैं कोल कंट्रोलर्स ऑर्गेनाइजेशन।
कोल का टोटल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंदर का ही एक सबऑर्डिनेट है, यानी ये पूरा मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंदर ही लाया गया है। इसका पूरा काम क्या है कि कलेक्ट करना है ना, ये कलेक्ट करेगा और मेंटेन करेगा पूरा का पूरा कोल कलेक्शन डेटा है ना। ये कोल का जो कलेक्शन किया जा रहा है उसका पूरा डेटा मेंटेन करने का काम करेगा, उसका डेटा मेंटेनेंस का काम करेगा कौन? ये पूरा का पूरा कोल के कलेक्शंस का डेटा मेंटेन करेगा। ठीक है, कहाँ से कोल निकाला गया, कहाँ से कोल लाया गया, कहाँ पे चीज़ों को यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात बताऊं तो ये पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर के लिए काम करेगा। ये पब्लिक सेक्टर कंपनियों के लिए भी काम करेगा और प्राइवेट सेक्टर दोनों के लिए काम करेगा। पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों के लिए काम करेगा। भाई गवर्नमेंट के बॉडीज़ भी हैं जो कोल वगैरह को निकाल रहे हैं, उनको यूज़ कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर भी, और यहाँ तक कि लोग जो कोल को इंपोर्ट कर रहे हैं वो सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। ठीक है, और ये पूरा का पूरा जो काम होगा ना वो मंथली बेसिस पे किया जाएगा। ये पूरा का पूरा जो काम होगा वो मंथली बेसिस पे किया जाएगा। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता में। वो अलग बात है, इसके बहुत सारे रीजनल सेंटर भी हैं। याद रखना सीसीयू आपके पेपर में 2021 के आसपास, 22 के आसपास ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है। ये 2021-22 के आसपास यूपीएससी प्रीलिम्स में सीसीओ पर क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो छोटी छोटी चीज़ें। ठीक है, अब अगर सीसीओ के काम पर जाए, अगर हम सीसीओ के काम पे जाएं तो बहुत सारा काम है सीसीओ का। जैसे ये जाएगा इंस्पेक्शन करेगा, ये जाएगा इंस्पेक्शन करेगा, जहाँ पर कोल वगैरह की एक्टिविटी चल रही है उसके इंस्पेक्शन का काम इसका होता है। ठीक है, ये जाकर वहाँ पर क्वालिटी को देखेगा कोल को। और दूसरी चीज़, ये एक तरह का अपीलेट अथॉरिटी भी है। अगर किसी तरह का कोई दिक्कत हो रही है, अगर किसी तरह की कोई दिक्कत हो रही है तो एक अपीलेट अथॉरिटी की तरह काम भी करती है। आप यहाँ पर अपील भी कर सकते हैं, यानी चीज़ों का निपटान भी करता है एक अपीलेट अथॉरिटी की तरह। इसके अलावा जो कोल वगैरह के जो डिस्पोजल होते हैं, ठीक है, जो डिस्पोजल होते हैं उनको रेगुलेट करता है, रेगुलेट डिस्पोजल जो होते हैं कोल वगैरह के, उसके लिए भी आता है। तीसरा का। चौथा अगर आप जाइए तो ये ग्रांट वगैरह भी देता है ना, इट प्रोवाइड्स ग्रांट। कैसे, मान लो किसी कोल माइंस वगैरह को, है ना, किसी कोल माइंस वगैरह को अगर फिर से रीओपन करना है, ठीक है ना, और वहाँ किसी तरह की कोई दिक्कत है तो ये आपको एक तरह का फाइनेंशियल ग्रांट भी देता है। ठीक है, यहाँ पर जो कलेक्शन ऑफ एक्साइज ड्यूटी है कोल वगैरह पर, कलेक्शन ऑफ एक्साइज ड्यूटी जो है बच्चा, वो भी यही कलेक्ट करता है। कलेक्शन ऑफ एक्साइज ड्यूटी जो है वो भी ये काम करता है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात होगी पूरा का पूरा जो डेटा होता है ये मंथली बेसिस पर डेटा बनाकर उसको सबमिट करता है। ये मंथली बेसिस पर डेटा बनाकर उसको सबमिट करता है। कहाँ सबमिट करता है? अगर इसका सबऑर्डिनेट है तो पक्का कोल मिनिस्ट्री को सबमिट करता है, और अब कोल मिनिस्ट्री इसी के बेस पर अपने डिसीजंस लेती है। ठीक है, इसी के बेसिस पर कोल मिनिस्ट्री अपने डिसीजन लेती है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओके, अब आपको लिए चलते हैं अगली मिनिस्ट्री की तरफ। ठीक है, अगली मिनिस्ट्री का नाम है MNRE, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। आ जाओ, अब हम बात करते हैं MNRE की। ठीक है, अब हम बात करते हैं MNRE की। देखो MNRE के अगर अपने इतिहास पे जाते हो तो इसका इतिहास जो है एक डिपार्टमेंट की तरह से आया था, DNES की तरह, डिपार्टमेंट ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज की तरह ये सेटअप हुआ था। बाद में जाकर इसको आगे चल के मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड कन्वेंशनल एनर्जी कर दिया गया। फिलहाल ये नाम और ये मिनिस्ट्री अगर इसकी ओरिजिन माने तो अक्टूबर 2006 से कह सकते हैं ये मिनिस्ट्री एज अ मिनिस्ट्री बनी है। इसके पहले कुछ डिपार्टमेंट्स हुआ करते थे, है ना, उस डिपार्टमेंट के रूप में ये मिनिस्ट्री जानी जाती थी। और पूरा का पूरा जो भी काम है एनर्जी से जुड़ा हुआ, है ना, एनर्जी और खासतौर से रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से जुड़ा हुआ। भारत में रिन्यूएबल एनर्जी की सारी जिम्मेदारी, उसका देखरेख, उसके लिए डिफरेंट तरह के सपोर्ट्स, सारा का सारा काम MNRE ही करता है। ओके, MNRE ही करता है। रिसोर्सेज लाना, है ना, किस तरह से चीज़ों को ज़्यादा सिग्निफिकेंट बना पाएंगे, सारा काम इसका होता है। असल में MNRE के अंदर एक मैं आपको स्पेशली कुछ बताना चाहता हूँ जिसका नाम है इरिडा।
और इरिडा बहुत इंपॉर्टेंट है। इरिडा आप देखो तो आपको जब सोलर टैरिफ वगैरह का टॉपिक आता है ना, वहां भी इरिडा का सपोर्ट आता है। इरिडा का फुल फॉर्म क्या है? इरिडा का फुल फॉर्म है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी। इरिडा पे भी आप पे पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। इरिडा इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ये एक एजेंसी है जो एक्चुअल में 1987 में सेटअप की जाती है। ये सेटअप होता है बच्चों 1987 में, ओके। और इसको अगर हम बोले तो पब्लिक सेक्टर नॉन बैंकिंग कंपनी के रूप में ये सेटअप होती है। ये एक पब्लिक सेक्टर नॉन बैंकिंग कंपनी के रूप में सेटअप होती है। और ये इरिडा जो सेटअप होता है, जो काम करता है, वो एक्चुअल में एमएनआरई के अंदर होता है। इरिडा जो है जो काम करता है वो एक्चुअल में एमएनआरई के अंदर होता है, ठीक है। और इसकी सबसे बड़ी बात क्या है कि ये लोन वगैरह प्रोवाइड करता है ना, इट प्रोवाइड द लोन्स। अब जैसे किसी को सॉफ्ट टर्म लोन चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी ऑप्शन पे लोन चाहिए, वो सारा का सारा काम ये कर रहा है। इसके अलावा अगर देखो तो प्रोजेक्ट वायबिलिटी को भी बढ़ाता है। इट प्रमोट्स प्रोजेक्ट वायबिलिटी। जो प्रोजेक्ट्स रिन्यूएबल एनर्जी को लेके चल रहे हैं वो प्रोजेक्ट चलते रहे, उनका केयर टेकर के रूप में भी ये काम करता है। इसका अगर हम मेन ऑब्जेक्टिव्स देखें, अगर हम इरिडा के ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, इसके उद्देश्य को देखें तो दो मेन ऑब्जेक्टिव हैं जो इरिडा के दिए गए हैं। दो मेन ऑब्जेक्टिव हैं जो इरिडा थे। पहला है फाइनेंशियल सपोर्ट, पहला बच्चों फाइनेंशियल सपोर्ट रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को। पहला है फाइनेंशियल सपोर्ट जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को होगा, और दूसरा वर्क इन द बेटरमेंट ऑफ एफिशिएंसी, वर्क इन द बेटरमेंट ऑफ एफिशिएंसी। अब बात होगी बेटरमेंट ऑफ एफिशिएंसी क्या है। बेटरमेंट ऑफ एफिशिएंसी क्या है समझो। फाइनेंशियल सपोर्ट का मतलब होता है, अभी आपने देखा नॉन बैंकिंग वाली जो बात की, और यहाँ प्रमोट प्रोजेक्ट वायबिलिटी, लोन्स वगैरह की जो बात हुई, यानी इस तरह के सॉफ्ट टर्म लोन्स वगैरह देकर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को प्रमोट करता है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है तो ये आपको सपोर्ट करेगा फाइनेंशियल वगैरह। दूसरा जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है, मान लो सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, जिसके बेसिस पे ये सब पावर जनरेशन कर रहे हैं, इसकी कैपेसिटी को और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करेगा, इसकी कैपेसिटी को भी काफ़ी हद तक बढ़ाने की कोशिश करेगा। इसको हम कहते हैं बेटरमेंट ऑफ एफिशिएंसी, ओके, इसको हम कहते हैं बेटरमेंट ऑफ एफिशिएंसी। तो ये है आपका इरिडा का काम। और इरिडा याद रखिएगा, इरिडा इज स्टिल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम्स के लिए, इरिडा। आगे बढ़ते हैं इरिडा के बाद। अब हम चलते हैं, एक छोटा सा एक रेगुलेटरी बोर्ड है जो बनाया गया है, जिसको हम कहते हैं PNGRB, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड, है ना। आगे बढ़ते हैं, PNGRB, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड, सो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड है जो कि भारत में काम कर रहा है। ये एक्चुअल में आया था, है ना, इसके लिए एक एक्ट है, नेचुरली बोर्ड एक्ट, है ना, 2006 के अंतर्गत बना था एक्ट। ये 2006 में आया था, उसके अंतर्गत बना था। इसका जो मेन काम है आपको बताऊं तो रेगुलेट करना है ना। क्या रेगुलेट करना? पूरी रिफाइनिंग प्रोसेस। इसका मेन काम है रेगुलेट करना है पूरा रिफाइनिंग। देखो जो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ये इसका मतलब ये पेट्रोल के लिए भी और गैसेस रिजर्व्स के लिए भी है, ठीक है ना। जो भी चीज़ें आती हैं उनको रिफाइन करना होता है। आप देखो, जब आपको मैं ऑयल पढ़ाता हूँ तो वहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जब हम गंदा तेल कहीं से लेते हैं तो उसको पहले, यानी जिसको हम कच्चा तेल या क्रूड ऑयल कहते हैं, उसको पहले प्योरीफाई करना होता है, ठीक है। और जो हम गैसेस वगैरह भी यूज़ करते हैं उसको भी अलग अलग लेवल पे एनरिच करना होता है। जब आप बायोगैस का टॉपिक पढ़ते हैं वहाँ बताता हूँ, देखो 40 to 60% मीथेन एनफ है खाना बनाने के लिए। और भाई जब 90% हम मीथेन के आसपास जाते हैं तो उससे क्या होता है? उससे होता है CNG, यानी गाड़ियाँ चलाई जाती हैं, यानी ज़्यादा एनरिचमेंट वाले मीथेन से वो होता है। रिफाइनिंग हो गया, प्रोसेसिंग हो गया, स्टोरेज हो गया, प्रोसेसिंग हो गया, स्टोरेज हो गया,
किसका, चाहे गैस हो चाहे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो। इसके अलावा अगर आप देखो ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, ट्रांसपोर्टेशन, सारी जिम्मेदारी, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, ये सारी की सारी जो चीजें हैं ना, ये सारी की सारी जिम्मेदारी जो है इस PNGRB की है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड की है। ठीक है, और ये पेट्रोलियम के साथ है ना, पेट्रोलियम और गैस दोनों के लिए काम करता है, चाहे पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो उनके लिए और या फिर गैसियस प्रोडक्ट हो उसके लिए। ठीक है, लेकिन इसका काम एक्सप्लोरेशन का नहीं है, ये ध्यान रखना। बट नॉट वर्क फॉर एक्सप्लोरेशन, यहां पे कंफ्यूज कर सकता है, नॉट वर्क फॉर एक्सप्लोरेशन। अगर कहीं पर चीजें पाई जाती है उसको उत्खनन करने के लिए नहीं, नॉट वर्क फॉर एक्सप्लोरेशन, इट इज नॉट वर्किंग फॉर एक्सप्लोरेशन, ये चीज ध्यान रखना। बट इट इज नॉट वर्किंग फॉर एक्सप्लोरेशन, ठीक है, एक्सप्लोरेशन से जुड़ा काम ये नहीं करता है। ठीक है, एक्सप्लोरेशन का मतलब जहां से आप निकालते हैं, जहां प्रोड्यूस करते हैं, यानी प्रोडक्शन वगैरह से जुड़ा काम इसका नहीं है। ठीक है, ये चीज़ है, थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अब मैं आपको आगे लिए चलता हूँ, एक बार मैं सारा ब्रशअप कर चुका हूँ और जो जो चीज़ें यहाँ पर आपको बतानी है, कुछ मिसलेनियस चीज़ें हैं जो ध्यान रखना। देखो बच्चों, एक चीज़ आपको और बता दूँ HVDC के बारे में, HVDC के बारे में, HVDC भी एक अच्छा क्वेश्चन है, HVDC भी एक अच्छा क्वेश्चन है। HVDC हम कहते हैं हाई वोल्टेज, इसको हम लोग कहते हैं हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट, इसको हम लोग कहते हैं हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट। क्या बोलते हैं? हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट। असल में होता क्या HVDC के केस में, देखो ये भी एक टेक्नोलॉजी है जिसका इनोवेशन हुआ है। ठीक है, असल में जानते हो जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो आप सबको पता ही है, जो घर के अंदर जो तांबे का तार इलेक्ट्रिसिटी लेकर आता है वही केबल वायर, वो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन AC करंट में होता है। और AC करंट के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, 20% या उससे ज़्यादा, लगभग है ना, अप्रॉक्स 20% से लगभग ट्रांसमिशन लॉस हो जाता है, ट्रांसमिशन लॉस हो जाता है। तो यहाँ पर एक चीज़ न्यूज़ में आई कुछ साल पहले जो कि हमेशा के लिए इंपॉर्टेंट बन गई और आगे आने वाले सालों तक पढ़ाऊंगा कि हम ऐसा क्यों ना करें कि डायरेक्ट करंट को ही हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर लें और हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट HVDC को ही हम इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के लिए यूज करें। और अगर इसका इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन होगा तो लॉसेस जो होंगे वो खत्म हो जाएंगे काफी हद तक। और इस तरीके से वी कैन डू द कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और ये तरीका हो गया क्या, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का। कंजर्वेशन, इस तरीके से हम काफी इलेक्ट्रिसिटी बचा सकते हैं। हैरा कमाल की चीज, आगे आने वाले भविष्य में HVDC पर काफी काम चल रहा है, तो आगे आने वाले भविष्य में HVDC एक वरदान होगा। मैं बार बार कहता हूं, अगर जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों तक आती है उसमें 20% के आसपास जो लॉस है वो HVDC से है। और ये ये नॉर्मल AC करंट है, इसको बचाने के लिए एक अच्छा विकल्प जो है वो HVDC है, जो कि बहुत अच्छा कंसेप्ट है। और ये इंडिया के लिए नहीं, दुनिया के हर कंट्री के लिए अच्छा होगा। फिलहाल हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि भविष्य में कुछ और भी अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी या मेथड्स लाएं जिससे हम इन चीज़ों को और ज़्यादा सुरक्षित रख सकें। ठीक है, अब हम आपको लिए चलते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, जिस टॉपिक पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं और वो टॉपिक है हम कुछ स्कीम्स और प्रोग्राम्स पे। मिनिस्ट्री से जुड़े जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने बता दिए। पहले आपको एक स्कीम पढ़ाता हूँ, फेम इंडिया स्कीम, जो कि ज़रूरी है। देखो, आपको पहले मैं एक चीज़ बताऊंगा जिसका नाम है फेम इंडिया स्कीम। फेम इंडिया स्कीम, फेम इंडिया स्कीम जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। फेम का अगर हम पूरा नाम बोले तो फास्टर एडॉप्शन, इसका पूरा नाम है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग। वही इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को लेके जो बात की जा रही है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स,
यानी फेम इंडिया स्कीम्स में अगर हम बात करें तो फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इसका फुल फॉर्म है जो हम कहते हैं। देखो ऐसा है, सरकार जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट कर रही है और बिल्कुल अच्छी चीज़ है। इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए सरकार बहुत सारे आपको सब्सिडीज़ और कंपनसेशन भी देती है। और इसके लिए सरकार कर क्या रही है, मेन पर्पज़ जो इसका है वो सब्सिडी ही होता है, जिस वजह से फेम है ना, फेम करके ये स्कीम जो होती सब्सिडीज है ना शुरुआत में लाई गई थी। शुरुआत में स्कीम जो थी सरकार द्वारा लाई गई थी फेम के नाम से। यही पर आपको 2-3 चीज़ और बता दूं, इसका मेन जो एरिया होता है, इसका जो फोकस एरिया है फेम का, वो 4 फोकस एरिया पे बेस्ड होकर काम करता है। ऐसा कुल 4 फोकस्ड एरिया है जिस पे होकर फेम स्कीम काम करता है। पहला जिसको हम कहते हैं टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, सारा समझाता हूँ ये चीज़ें है क्या। पहला है जिससे हम कहते हैं टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, यानी इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जैसी तकनीकियां जो है वो विकसित करनी, यानी सीधा सीधा रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात हो रही है। दूसरा डिमांड क्रिएशन करना है। डिमांड तो तभी बढ़ेगा जब लोग उसको यूज करेंगे और उसमें इंटरेस्ट लेंगे, तो डेफिनेटली लोगों को डिमांड क्रिएशन करना है। कुछ ना कुछ ऐसी योजना है, इस तरीके से सरकार को क्या करना होगा, डिमांड क्रिएट करना पड़ेगा। एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह से चलाना पड़ेगा, एक लिमिटेड है, क्योंकि एक साथ इतने बड़े लेवल पर पूरे भारत में इस तरह की चीज़ों को चला पाना पॉसिबल है, इतने रिसोर्सेज और पैसे भी चाहिए। और चौथा जो है, अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करते हैं तो जैसे जैसे आप किसी दूरी तक जाते हैं इनके बैटरी के पावर खत्म हो जाते हैं, इसलिए आपको कुछ ना कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने होंगे जिसके बेसिस पे आप लगातार थोड़ी थोड़ी दूरी पर इस तरह की चीज़ों को बार बार चार्ज कर सकते हैं, यानी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात होती है। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात होती है। तो फेम इंडिया स्कीम जो होते हैं वो 4 एरिया फोकस एरियाज जो है वो यही फोकस एरिया है, इन्हीं फोकस एरिया पे बेस्ड होकर फेम इंडिया स्कीम को लॉन्च किया गया। जो फेम इंडिया स्कीम है ये भी 2 पार्ट में आया है। पहला जो था वो था फेम इंडिया 1। ठीक है, इसके अगर हम पार्ट्स पे जाएं तो पहला है जिसको हम कहते हैं फेम इंडिया 1 है ना, इसका पहला है दैट इज अ फेम इंडिया 1, ये है बच्चा फेम इंडिया 1। और इसका दूसरा जो स्कीम है वो है फेम इंडिया 2, वो है फेम इंडिया 2। देखो दोनों के अलग अलग ईयर्स हैं। ठीक है, पहला जो फेम इंडिया 1 है वो लाया गया 1 अप्रैल 2015 को, ये लाया गया 1 अप्रैल 2015 को, और यहां जाओगे तो ये आपको मिलेगा 1 अप्रैल 2019 को। तो 1 अप्रैल 2015 और 1 अप्रैल 2019। ठीक है, अब यहीं पर आपको बता दूं, यहां पर सरकार ने, ठीक है, यहां पर तो ये भी न्यूज में आया कि सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए की फंडिंग देने की बात भी की थी। 10,000 करोड़ रुपए की फंडिंग देने की बात भी की थी। और यहाँ पर कोशिश क्या करना है, यहाँ पर गवर्नमेंट जो है डिफरेंट तरह के ऑफर्स दे रहा है। ठीक है, हम लोग फेम इंडिया 1 की बात छोड़ देते हैं क्योंकि नए जनरेशन के लोग हैं, हम फेम इंडिया 2 की बात करते हैं। गवर्नमेंट यहाँ पे क्या कर रहा है, गवर्नमेंट आपको डिफरेंट तरह के गवर्नमेंट ऑफर दे रहा है। गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग ऑफर, गवर्नमेंट ऑफर। ठीक है, वेरियस चीजें जो है आपको दी जा रही हैं। एक तो इलेक्ट्रिक बसेस है ना, इलेक्ट्रिक बसेस, इन सबको ये सुविधाएं देने की बात हो रही है। इलेक्ट्रिक बसेस हो गया, इसके अलावा 3 व्हीलर्स है ना, 3 व्हीलर्स के अलावा जो 4 व्हीलर्स है ना, 4 व्हीलर्स है, असल में इन सब पे छूट दी जा रही है ना। जो है ना 4 व्हीलर्स यूज फॉर कमर्शियल पर्पसेस। आपको पता है दिल्ली वगैरह में तो है ना, इस सब स्कीम जो है जो सेंटर लेवल पे लाया गया फेम स्कीम, यहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट तो जो ई रिक्शा है ना, छोटे स्तर के जो लोग हैं उनको भी काफ़ी हद तक छूट दी गई है ई रिक्शा में भी। ठीक है, जिससे वो आपका जीवोपार्जन भी चला सकें और ऐसे सोर्सेस को यूज़ करें जहाँ पर इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन भी नहीं होता है। तो ये काफ़ी अच्छी कोशिश रही है, एक साथ इंटीग्रेट करके 2 चीज़ों को लाया गया। अब इस फेम 2 स्कीम में करना क्या, अब एक बात बताओ, अगर आप हर जगह इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स लगाओगे, समझो, तो भैया आपको हर जगह इलेक्ट्रिक चार्जिंग भी पहुंचाने पड़ेंगे। और चार्जिंग भी जो होती है, कुछ स्लो चार्जिंग होती है, कुछ फास्ट चार्जिंग होती है, तो उसके पैरामीटर्स डिसाइड किए गए कि कितने एरिया में 1 चार्जिंग होगा, कितने में 2 चार्जिंग होंगे, है ना, कितने पे मल्टीपल चार्जिंग होगी, कितने में स्लो चार्जिंग होगा, किसी में
फास्ट चार्जिंग होगा। और कुल मिला जुला के अगर मैं आपसे बात बोलूं, ठीक है ना, बुला जला के बोलूं, तो यहाँ पर ये कोशिश की गई है ना, जो फेम टू इंडिया स्कीम में है, कि जो इलेक्ट्रिसिटी होगी जिसके बेसिस पर चार्जिंग वगैरह की जाएगी, उसका जो सोर्स होगा वो रिन्यूएबल एनर्जी होगा। नहीं तो फिर कबाड़ा हो जाएगा। आप क्या कर रहे हैं, फिर कोयले से इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, उस इलेक्ट्रिसिटी से आप बैटरी चार्ज कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली वो बैटरी भी तो जो चार्ज कर रहे हो, जो कोयले वाले इलेक्ट्रिसिटी से कर रहे हो, तो उस बैटरी को यूज करने के इलेक्ट्रिसिटी बनाए हो, वो भी तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कर रहा है। तो यहाँ कोशिश ये है कि पूरी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी का यूज किया जाए, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी का यूज किया जाए। अब यहीं पर मैं आपको बताता हूँ, गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज बनाई हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को लेते हुए, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को लेते हुए। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़े जितने भी क्वेश्चंस हैं फेम इंडिया स्कीम से लेकर मैंने यहाँ करा दिया है। चलते चलो, ये सारे इंफॉर्मेशन फैक्चुअल है, इसमें आपको फैक्ट एंड फिगर्स ही बताने हैं मुझे, कुछ भी ईयर या कुछ भी चीज़ें गलत ना हो जाए, इसलिए कुछ रिसोर्सेज मैं लेकर आया हूँ, इन चीज़ों को मैं यहाँ पर लिखता जा रहा हूँ, आप सुनते जाइएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्त, यहीं पर आपको आगे लिए चलते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑफ 2020-21, ठीक है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं 2021 में लास्ट पॉलिसीज आई है, गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑफ 2021। देखो हम 25-24 की बात कर रहे हैं, और पॉलिसी किसकी बात कर रहे हैं, 21 की पॉलिसी तो बच्चा 25 के लिए चल रही है, ठीक है ना। इसीलिए आज भी ये चीजें पढ़ रहे हो, कल को कुछ नया अपडेशन होगा तो आगे दे दूंगा, अभी के लिए जो है वो सुनते रहो। ये जो पॉलिसी आई है, इट विल हेल्प अस, है ना, टू बूस्ट अप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स या इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। पर्पस टू बूस्ट अप जो है वो क्या है, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है। सो गवर्नमेंट पॉलिसीज आई हैं 2021 के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को बूस्ट अप करने के लिए। जानते हो सरकार क्या कह रही है? सरकार का कहना है, सुनो, सरकार का टारगेट, सरकार कह रही है कि बाई 2030 तक, है ना, सरकार क्या कह रही है कि बाई 2030 तक हम कुछ चीजें अचीव करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? कह रहे हैं कि 30% जो प्राइवेट कार होगा, 30% जो प्राइवेट कार, मतलब जो हम घरों में लेते हैं, 30% प्राइवेट कार 2030 तक आते आते सब इलेक्ट्रिकल हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। अगला कह रहा है 70% ऑफ कॉमर्शियल व्हीकल्स, 70% ऑफ कॉमर्शियल व्हीकल्स होगा वो सब इलेक्ट्रिकल हो जाएगा। और फिर कह रहा है कि भैया जो 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स हैं, 80% 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स जो होंगे सब ईवी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हो जाएंगे, है ना। इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले व्हीकल, यानी इलेक्ट्रिकल व्हीकल मतलब बैटरी से चलने वाले हो जाएंगे। कमाल का टारगेट है भाई, जो हमारे देश में ये चीजें बनाई गई हैं। अब जरा समझो, यहाँ पे कुछ चीजें और बताता हूं। ओके, अब इन चीजों को अपनाने के लिए, इन चीजों को लाने के लिए इसके डिफरेंट मेजर्स हैं। इस पॉलिसीज को बूस्ट अप करने के लिए डिफरेंट मेजर्स हैं, डिफरेंट तरीके हैं जो अपनाए गए हैं। अब किस तरीके से इसको पूरा किया जाएगा, अब बात होती है किस तरीके से हम जो गवर्नमेंट की नीतियां हैं इलेक्ट्रिक को, इसको कैसे पूरा किया जाएगा। तो इसके मेजर्स में कुल 3 चीजें हैं, 1, 2 और 3। क्या क्या चीजें हैं? पहला सुनना, पहला कह रहे हैं PLI स्कीम होगा, PLI स्कीम लाया जाएगा फॉर ऑटो सेक्टर। अब ऑटो सेक्टर है तो डेफिनेटली 3 व्हीलर की बात हो रही है। PLI स्कीम होगी जो ऑटो सेक्टर के, PLI का मतलब होता है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स, ठीक है। तो प्रोडक्शन लिंक जो इंसेंटिव्स है इसको यूज किया जाएगा, ठीक है। इस स्कीम के अंतर्गत PLI स्कीम होगा जो लॉन्च किया जाएगा, जिसके लिए करीब 26,000 करोड़, अप्रॉक्स 26,000 करोड़, 1000 करोड़ है ना, 1000 करोड़ रुपीस का जो है एलोकेशन किया है PLI स्कीम के अंतर्गत सरकार ने, ठीक है। ये करेगा क्या यहाँ पर? ठीक है, यहाँ पर सरकार जो करेगी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स करेगी, यानी सीधा मतलब है कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा। देश के अंदर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने की बात हो रही है ना, किसकी? EV व्हीकल्स की। पहला। दूसरा जो है इसमें फेम 2 को अमेंड किया गया है, ठीक है।
इसमें क्या किया गया है, जो फेम 2 है उसको अमेंडमेंट किया गया है, फेम 2 स्कीम को अमेंड किया गया है। क्या है फेम 2 की स्कीम के अमेंडमेंट? फेम 2 स्कीम का अमेंडमेंट ने सीधा बोला है गवर्नमेंट ने कि अब हम जो पेट्रोल पावर 2 व्हीलर्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, है ना, उनको हम सब्सिडी वगैरह जो दे रहे हैं 2 व्हीलर्स 3 व्हीलर्स को, उसको हम और ज्यादा प्रमोट करेंगे। यानी 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स में, 2 व्हीलर्स 3 व्हीलर्स में सब्सिडी और ज्यादा प्रमोट की जाएगी। मतलब सरकार की कोशिश है और ज्यादा सब्सिडीज दिया जाए 2 व्हीलर और 3 व्हीलर्स को, और ये हर कोई इसका फायदा ले रहा है। ठीक है, आज जो भी 2 व्हीलर्स 3 व्हीलर्स लेते हो आप, जैसे मुझे याद है क्योंकि मैं दिल्ली और आसपास के एरिया में हूँ, केजरीवाल ने बोला अगर आप जाके इलेक्ट्रिक वाली गाड़ी लेते हैं तो 8,000 रुपया आपका जो सब्सिडी होगा वो सरकार देगी। मतलब इस तरह की चीजें जो हैं वो इसके अंदर आती हैं, जो मेजर्स अपनाया गया। तीसरा मैं आपको और बता दूं, जो एक और नाम आया है कि फरवरी 2023 में एक रिपोर्ट आया। फरवरी 2023 में ये रिपोर्ट आया जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट है ना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने एक रिकमेंडेशन दिया। फिलहाल ये चीजें दिल्ली और एनसीआर में तो पहले चलाऊंगा कि भैया है ना, हम क्या करेंगे, जो 15 साल से पुरानी गाड़ियां हैं, 15 साल से पुरानी गाड़ियां है ना, उसको स्क्रैपेज कर देंगे, है ना, उसको ले जाके खत्म कर देंगे। उसको कहते हैं स्क्रैपेज पॉलिसी, है ना। काफी स्टेट्स में अभी ये रनिंग है, मतलब अभी हो सकता है बहुत जल्दी आपको फोर्स में आ जाए। दिल्ली एनसीआर में 15 साल से पुरानी कोई भी गाड़ी आप नहीं चला सकते हैं। फिलहाल आपको इन्वायरमेंट में पढ़ाऊंगा, एनजीटी ने तो 2010 के आसपास ही बोल दिया था कि 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ियां और 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाड़ियां दिल्ली एनसीआर में नहीं चलेंगे। इन चीज़ों को लेकर एनजीटी बड़ा सख्त भी रहा है। अब यही चीज़ें मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट जो यूनियन गवर्नमेंट के अंदर आता है, इसने सीधा बोला है इस तरह की चीज़ें, स्क्रैपेज पॉलिसी और मोर देन 15 ईयर्स, 15 साल से ज़्यादा कि कोई भी गाड़ियाँ जो होंगी अलाउ नहीं होंगी। ठीक है, चलेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे मुझे बताना है। आपको एक चीज़ मैं बता दूं, अगर सबसे ज़्यादा आज पढ़ाते पढ़ाते तक मेरे पास जो डेटा है मैं बता दूं, महाराष्ट्र ऐसा स्टेट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग पॉइंट्स हैं। और ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ सबसे कम है? तो मेरे पास है पुडुचेरी, पुराने समय में जिसे आप पांडिचेरी कहते थे। तो ये कुछ फैक्चुअल डेटाज हैं जो मैंने आपको यहाँ पर करा दिया है। अब मैं आपको लिए चलता हूँ मिनिस्ट्रीज की तरफ, मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स की तरफ। तो जब हम मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट की तरफ चलते हैं तो चलो बच्चों, हम लोग पहले कुछ स्कीम्स और प्रोग्राम्स पे आते हैं। ठीक है, कुछ स्कीम्स और प्रोग्राम्स की तरफ चलते हैं। क्या है स्कीम्स और प्रोग्राम्स? देखो, इन चीजों को जरा समझना। ओके, पहले हम लोग बात करेंगे ऊर्जा संगम के बारे में। ठीक है, स्कीम का नाम है पहल। जैसे अभी आप लोगों ने फेम स्कीम देखा था, अब हम कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स की बात करेंगे, कुछ और। जैसे एक स्कीम आती है, इसका नाम है पहल। पहल स्कीम जो होती है 2015 में न्यूज में होता है, ऊर्जा संगम करके एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज होता है। कहाँ? प्रगति मैदान, न्यू दिल्ली में। और वो जो ऊर्जा संगम करके जो पहल, ऊर्जा संगम 2015 जो दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है, ऊर्जा संगम, एक मिनट, ऊर्जा संगम, ऊर्जम संगम क्यों लिख रहा हूं भाई, ऊर्जा संगम। यहां पे सीधी बात होती है, यहां पर मोदी जी आते हैं और मोदी जी का सीधा सीधा कहना है गिव इट अप कैंपेन। गिव इट अप कैंपेन यानी अपनी इच्छा से आप जो भी है अपनी एलपीजी सब्सिडी को छोड़ दें, जिससे हमारे देश के जो गरीब वर्ग के लोग हैं जो अभी भी एलपीजी वगैरह का फायदा नहीं ले पा रहे हैं, वो आसानी से ले लेंगे।
ठीक है। और हमारे देशवासियों ने मोदी जी पर बड़ा भरोसा करके अपने एलपीजी सब्सिडी छोड़ दी है देश के नाम पर, ठीक है। और उस समय भी सिलेंडर कोई 1150 रुपये तो था नहीं, अगर होता तो शायद ये चीज़ कितनी सफल होती मुझे पता नहीं है, लेकिन लाखों लाखों लोगों ने गिव इट अप कैंपेन के अंतर्गत मोदी जी के आह्वान पर देश के नाम पर अपना एलपीजी सब्सिडी छोड़ दिया था। और इसमें बोला गया था, उन्होंने कहा था कि आगे आने वाले 5 सालों में लगभग 1 करोड़ लोगों तक मैं पीएनजी की सप्लाई पहुंचा दूंगा, पाइपलाइन डिस्ट्रीब्यूटेड नेचुरल गैस कनेक्शन। और ये जो पाइपलाइन सप्लाई होगी 1 करोड़ हाउस होल्ड तक पहुंचेगी। ये काफ़ी हद तक ऐसे भी एलपीजी वगैरह या जो गैसेस हम यूज़ करते हैं उनको सस्ता कर देगी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो कि ट्रकों से जाते हैं या गैसेस जो जाते हैं ये काफ़ी महंगे पड़ते हैं। और गैस को ले आना ले जाना भी काफ़ी खतरनाक है, जो आपने गैसियस नेचर ऑफ फ्यूल में मेरी क्लास में सुनेंगे, ठीक है, या फिर सुना होगा। अब यहीं पर आपको एक चीज़ और बता दूं, पहली स्कीम के बाद, ठीक है ना, सुनते जाना बच्चों, पहली स्कीम के बाद अब यहीं पर एक स्कीम लाई जाती है अगला, ठीक है। और एक बात और बता दूं, जो पहल था ये दुनिया का वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैश सब्सिडी ट्रांसफर स्कीम के नाम से जाना गया। कैश सब्सिडी स्कीम के नाम से जाना गया, दुनिया का सबसे बड़ा कैश सब्सिडी स्कीम के नाम से जाना गया, कैश सब्सिडी ट्रांसफर स्कीम, ठीक है ना। और इसमें एक बात और सुन लो जरा, मैं इसमें एक चीज़ और कर लूँ, इसको हम लोग है ना इसके लिए जनधन योजना है ना, जनधन योजना का अकाउंट खुला और जनधन योजना के अकाउंट में आपको सब्सिडी का पैसा डाला गया जो बीपीएल लोग थे, ठीक है, जनधन योजना। फिर इसमें आधार कार्ड से आपको जोड़ा गया और प्लस आपको मोबाइल नंबर पर सारे अपडेट्स आते थे। इसी 3 कंसेप्ट को मिलाकर इसे एक और नाम दिया गया, जैम ट्रिनिटी। क्या बोला गया? जैम ट्रिनिटी, यानी जैम करके त्रिदेव, जैम त्रिदेव के नाम से जाना गया, जैम ट्रिनिटी के नाम से, जहां पर जनधन योजना, जहां पर आधार नंबर और आपका मोबाइल नंबर, इन तीनों को जोड़कर इस स्कीम को कवर किया गया। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए जैम ट्रिनिटी के अंतर्गत किस स्कीम को लाया गया है, तो आंसर होगा बच्चों, जैम ट्रिनिटी के अंदर कोई स्कीम अगर भारत में है तो वो सिर्फ और सिर्फ आज तक, मैं 25 की बात कर रहा हूं, 24-25 की, पहल स्कीम ही रह गई है। कोई और स्कीम जैम ट्रिनिटी के अंतर्गत नहीं आई है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो जैम ट्रिनिटी या पहल स्कीम के अंतर्गत सिर्फ यही है। और आगे आपको लिए चलता हूं, धीरे धीरे सुनते रहना, ये सारे फैक्ट्स हैं आपके धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। अब यही मैं आपको लिए चलता हूं, एक मोदी जी की स्कीम आई थी जहां पर इन्होंने एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन की बात की थी। तो जो एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन की बात की थी उसका नाम था उज्ज्वला, उसका नाम था उज्ज्वला स्कीम। याद होगा आप लोग जब कभी किसी पेट्रोल पंप पे तेल भराने जाते होंगे तो वहां आपको एक स्कीम का फोटो मिलता होगा, एक नारी होगी, एक लेडी होगी जिसका फोटो बना होता होगा और सिलेंडर उसके पास होते होंगे और बहुत सारी दुआएं वो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को देती होगी कि चलो अगर मोदी जी हैं तो हमारे बारे में सोचते हैं, ठीक है, चलेगा, तो मोदी जी हैं हमारे बारे में सोचते हैं। और ये उज्ज्वला स्कीम जो है वो इन्होंने बीपीएल जो लोग हैं, है ना, इसकी शुरुआत असल में की गई बलिया से 1 मई 2016 में। इसका इनॉग्रेशन जो हुआ वो बलिया में हुआ है और ये शुरुआत होता है 2016 से, ठीक है। इसकी जो ओपनिंग होती है उज्ज्वला स्कीम की 2016 बलिया से। इस स्कीम के अंतर्गत ये बोला जाता है कि जो भी लोग देश में बीपीएल के अंदर हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर, उनको एलपीजी पहुंचाई जाएगी। शुरुआत में इसके अंदर कुल 5 करोड़ लोगों को पहुंचाने की बात हुई थी, बाद में इसमें 3 करोड़ लोगों को और बढ़ा दिया गया, यानी कुल 8 करोड़ लोगों को पहुंचा दिया जाएगा। तो 8 करोड़ लोगों को एलपीजी सिलेंडर पहुंचाने की बात हुई थी उज्ज्वला स्कीम के अंतर्गत। और यहाँ यह बोला गया, ये पूरी स्कीम जो थी इसको कवर कब करना था, 2016 से स्टार्ट होके 2019 तक इस चीज को पूरा कर देना था। 2016 से उठाकर 2019 तक पूरा कर देना था। अब बात होती है कि बीपीएल जो हम आइडेंटिफाई करेंगे ये किस आधार पे डिसाइड करेंगे, जो सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस देता है भारत का, जो पिछला सोशियो इकोनॉमिक
एंड कास्ट सेंसस डेटा, एंड कास्ट सेंसस डेटा, है ना, कास्ट सेंसस डेटा। जो पिछला डेटा हमारा देश का हुआ है, ठीक है, जो पिछला डेटा हमारे देश का हुआ है सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस डेटा 2011 वाला, उस बेसिस पे किया जाएगा। और यहां पर जो फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जा रहा है, यहां पर जो फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जा रहा है वो कितना दिया जा रहा है, थोड़ी ना कि आप साल भर हमेशा यूज कीजिए, ना 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 ना, पर फैमिली 1600 रुपए की बात हुई थी। तो फाइनेंशियल असिस्टेंस 1600, तो सर इसका मतलब फिर तो 1150 रुपए का एक सिलेंडर 1200 रुपए तो ऐसे ही हो गया। और सर आजकल वैसे भी अब तो और सस्ता कर दिया गया है, सबको पता है इलेक्शन और इलेक्शन के आगे और बाद में क्या होता है। तो वही बात मैं कह रहा हूं बच्चों, 1600 रुपए तक की आपको सब्सिडी आपके अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी और सीधा आपके खाते में जाएगा और सीधा आपके मोबाइल नंबर पे सारी चीजें आप एक्सेस करेंगे। इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे उज्ज्वला स्कीम को मैनेज कौन कर रहा है, तो यहां सीधा का सीधा मैं आपको बोलूंगा, इट इज इंप्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इस पूरी स्कीम को इंप्लीमेंट कौन किया है, इंप्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ये वो मिनिस्ट्री है जो इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को लीड कर रही है। यहीं पर एक चीज और आपको बता दूं, आपको पता होगा उज्ज्वला 2.0 के बारे में, ठीक है, उज्ज्वला 2.0 के बारे में नहीं पता तो इसमें थोड़ा अपडेट कर लेते हैं। आगे चलकर इसी में उज्ज्वला 2.0 स्कीम लाया जाता है, करते कुछ नहीं है। अच्छा एक चीज और बोला जाता है, 2019 में जब अचीव करना था वो शुरुआत में ही अचीव कर लिया गया, मतलब ऐसा नहीं 7 महीने पहले ही टारगेट अचीव हो गया, तो जो टारगेट मंथ बनाया गया था, बड़ी अच्छी बात है भाई, है ना, समय से पहले। फिर क्या हुआ, जो यूनियन बजट 2021 और 22 आया, देखना बच्चों, जो यूनियन बजट 2021 और 22 आया, इस बजट में सरकार ने फिर कहा कि 8 करोड़ में से 1 करोड़ लोगों को और बढ़ाया जा रहा है, यानी कुल अब 9 करोड़ हो जाएंगे। और जो लोग अभी पीछे कवर नहीं हुए थे, बीपीएल के लोग थे, वो लोग इसके अंदर कवर किए जाएंगे, यानी 1 करोड़ और बढ़ाया गया उज्ज्वला 2.0 के अंतर्गत, ठीक है, उज्ज्वला 2.0 के अंतर्गत। यह है पूरी की पूरी कहानी जो शुरू से लेके आपको यहां तक मुझे समझाना था और मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। तो थोड़ा सा बच्चों उज्ज्वला स्कीम को भी समझना, जो पूरी कहानी है वो यही है, ठीक है, उज्ज्वला स्कीम की पूरी कहानी यही है। अब हम चलते हैं और आगे, ठीक है, और आगे कहां चलते हैं, अब हम चलते हैं रूरल इलेक्ट्रिफिकेशंस पे, ठीक है, अब हम चलते हैं रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन पे। ग्रामीण स्तर पर इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या चल रहा है। सो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन में क्या चल रहा है, इसकी तरफ चलते हैं। देखो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन में मैं बहुत पहले नहीं जाऊंगा कि देश में कब हुआ पहला इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, पहला हाइड्रोलिटिक पावर प्लांट अंग्रेजों के ज़माने में लगा था, वो सब नहीं। हम लोग नई जनरेशन के लोग हैं और नई चीज़ों को उठाएंगे, इसलिए मैंने भी अपनी बुक में एक्चुअल में 2005 से ही उठाया है। प्रेजेंट गवर्नमेंट देख लेते हैं, इनके पहले की गवर्नमेंट देख लेते हैं, दोनों को जोड़ लेते हैं, तो पीछे और नए पिछले 20 साल में क्या हुआ ये बहुत है। तो हम उठाते हैं रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन पॉलिसी 2005 से, या हम उठाते हैं रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन पॉलिसी 2005 से। तो पहला हम लोग शुरू करेंगे बच्चों रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन पॉलिसी, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन पॉलिसी 2005। पहली पॉलिसी ये रही। इस रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन पॉलिसी 2005 के बाद जो अगला आता है वो है राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, वो है राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, विद्युतीकरण योजना। और पता है राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण जो योजना है ये भी बच्चा 2005 में ही आता है, 4 अप्रैल 2005। और अब क्या होता है इसके बाद ठीक है, जो राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना है 2005 में,
इसके बाद जाकर एक नई स्कीम लाई जाती है जब मोदी जी एज अ प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, जिनका नाम है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। ग्राम ज्योति योजना, तो यहां पर आ गया दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। और दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना जो लॉन्च की जाती है, ये 25 जुलाई 2015 को लॉन्च की जाती है। ये 25 जुलाई 2015 को लॉन्च की जाती है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के बाद एक और योजना आता है जिसको कहते हैं सौभाग्य स्कीम। इसको हम लोग कहते हैं सौभाग्य स्कीम। सौभाग्य का पूरा नाम है बच्चों सहज बिजली हर घर योजना। इसका पूरा नाम है सहज बिजली हर घर योजना। इसका पूरा नाम है सहज बिजली हर घर योजना। यह है सौभाग्य स्कीम। सौभाग्य स्कीम जो है इसको लाया जाता है 25 सितंबर 2017 को। 25 सितंबर 2017 को ये 4 स्कीम्स हैं। इन्हीं 4 स्कीम्स पे हमें रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन को समझना है। पहले क्लियर कर देता हूं, ये जो है ये पीछे की यूपीए गवर्नमेंट है, ये जो है ये मोदी गवर्नमेंट है, और इसके आगे कुछ नए अपडेट्स होंगे तो आपको करंट से मिलते चले जाएंगे। अभी तक के लिए इतना ही है ना। अब इन पॉलिसीज और इनके अंदर क्या क्या है उस पर हम लोग थोड़ी सी टिप्पणी करते हैं। पहले मैं आपको लिए चलता हूं रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन पॉलिसी। लेकिन हाँ, इन सबके पहले मैं आपको बता दूं, ग्रामीण स्तर पर इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड को पूरा करने के लिए आरईसी है जो काम कर रहा है। क्या नाम है? आरईसी। तो सबसे पहले मैं आपको आरईसी का नाम दे देता हूं, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन। इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया है। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन ये है जो ग्रामीण स्तर पर काम कर रहा है, जिसको हम कह सकते हैं आरईसी, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड करके जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है, ठीक है, इसको लिमिटेड ही कर लेते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर रखा गया है, ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर आता है। और इसी का मेन काम है क्या? इम्प्लीमेंटेशन। इसी का मेन काम है क्या? इम्प्लीमेंटेशन। इसी का मेन काम है बच्चों इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, इसका मेन काम है इम्प्लीमेंटेशन। जो रूरल एरियाज में इलेक्ट्रिसिटी हो रहा है उसका पूरा केयर टेकर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन ही होगा। यानी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन पूरी तरह से एक केयर टेकर है। किसका? इन सारे के सारे स्कीम्स का जो गांव के स्तर पर इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, ठीक है, जो गांव के स्तर पर इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं। अब आपको हम लिए चलते हैं थोड़ा और आगे। देखो बच्चों, पहले हम लोग बात करेंगे रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन पॉलिसी पर जो 2005 में लाया गया। इधर देखो, पहले हम लोग चलते हैं रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन पॉलिसी पर जो 2005 में लाया गया। 2005 में जो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन पॉलिसी 2005 लाई गई, इसमें क्या गोल था? इसमें सीधा बोला गया कि 2009 तक, है ना, 2009 तक, सुनना, 2009 तक सारे के सारे जो रूरल हाउसहोल्ड्स के लोग हैं, सारे के सारे रूरल हाउसहोल्ड के लोग हैं, यहां तक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर दी जाएगी। 2009 तक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर दी जाएगी। और यहां पर बोला गया भैया क्वालिटी बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी, है ना। और दूसरा बोला गया क्वालिटी बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी दी जाए, और तीसरा बोला गया क्वालिटी बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी, और ये रिलायबल एनर्जी होगा जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कट जाएगा पट जाएगा। और ये भी बोला गया यहाँ पर 1 यूनिट पर डे। कितनी इलेक्ट्रिसिटी होगी? 1 यूनिट पर डे। तो सर ये तो कुछ नहीं है सर, 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी। हाँ भाई, 1 यूनिट पर डे आपको दी जा रही है। ये कहा जा रहा है 1 यूनिट पर डे जो होगा वो 2012 से स्टार्ट हो जाएगा। तो सर फिर 2009 क्या था? 2009 का मतलब है हर किसी के घर के पोल बिछ जाएगा, लाइट पहुंच जाएगी, ठीक है। बल्ब कितना जलेगा वो मान के चलिए 1 यूनिट पर डे 2012 से, 1 यूनिट पर डे 2012 से, ठीक है। अब सुनिएगा, अब इसके बाद अगली स्कीम आती है जिसका नाम है राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना 2005। अब राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में क्या बोला जाता है? यहां बोला जाता है भाई ऐसा है,
ये स्कीम 4 अप्रैल 2005 को लाई जाती है और स्कीम में साफ साफ ये बोला जाता है कि ऐसा है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो होगी वो 1 यूनिट पर डे नहीं होगी और इसके लिए काफी फंडिंग वंडिंग भी सरकार निकालती है। करीब करीब ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर सरकार 51,000 करोड़ रुपए का बजट देती है। 51,000 करोड़ रुपए का बजट देती है। सोच लो, 51,000 करोड़ रुपए का बजट होता है गांव के स्तर पर इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए और सरकार ऐसा कहती है इस स्कीम के अंतर्गत सारे हाउस होल्ड्स को नेक्स्ट 5 ईयर्स तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा दी जाएगी, यानी 2010 तक। कह लो कब तक? 2010 तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा दी जाएगी। और इसमें कुल कितने लोग कवर होंगे तो ऐसा बोला जा रहा था कि लगभग 2.34 करोड़ जो रूरल हाउस होल्ड है, 2.34 करोड़ जो रूरल हाउस होल्ड्स हैं, है ना, रूरल हाउस होल्ड्स के लोग हैं, ग्रामीण स्तर के घरों के लोग हैं, वहां तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंच जाएगी। तो बहुत बड़े लेवल पे ये काम हो रहा था, ठीक है। और ये सारी की सारी जो इलेक्ट्रिसिटी होगी, ठीक है, सारी की सारी जो इलेक्ट्रिसिटी होगी वो बीपीएल लोगों को दिया जाएगा, ठीक है ना, गरीबों को दिया जाए, उनके घरों तक इलेक्ट्रिसिटी बढ़ाए, कहीं किसी झोपड़ी में भी लोग लाइट्स देखें, ठीक है। ये बहुत ज्यादा जरूरी था। और यहाँ ये भी बोला गया कि भाई यहाँ पर जो भी है ये 6 से 8 घंटे की इलेक्ट्रिसिटी होगी। तो कितनी देर की इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी? 6 से 8 घंटे की इलेक्ट्रिसिटी पर डे। यहाँ पर डिसाइड किया गया 6 से, यानी पहले वाले में तो भैया यूनिट बोला गया था, राजीव गांधी तक आते थे 6 से 8 घंटे पर डे की बात हो गई, ठीक है ना, 6 से 8 घंटे पर डे की बात हो गई। अब आगे चलते हैं, आगे हम लोग चलते हैं बच्चों कहाँ? अब प्रेजेंट गवर्नमेंट की बात करते हैं। तो जब प्रेजेंट गवर्नमेंट की बात होगी तो ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट का मतलब जो अभी मोदी जी गवर्नमेंट वाली बात थी उस वाले ड्यूरेशन के टाइम में, एक तो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और दूसरा सौभाग्य स्कीम। तो अब हम चलते हैं थोड़ा डिटेल में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। तो पहले चलते हैं हम लोग दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। अब सुनो बच्चों, इसमें कुछ बड़े बड़े अच्छी चीजें हैं। यहां पर 1 यूनिट पर डे नहीं था, यहां पर 6 से 8 घंटे पर डे नहीं था, ये कुछ अलग ही है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना लॉन्च हुआ था 25 जुलाई 2015 को, 25 जुलाई 2015 को पीएम मोदी द्वारा। कब हुआ था? 25 जुलाई 2015 को पीएम मोदी द्वारा। कहां से? पटना से, पटना से। और यहां बोला गया कि यहां पर इलेक्ट्रिसिटी जो होगी वो 24/7 होगी। पहली बार ऐसा सुनने में आया कि इलेक्ट्रिसिटी 24/7 पावर सप्लाई दी जाएगी। पूरा जो प्रोग्राम होगा वो कौन मैनेज करेगा? ऑफ कोर्स एक ही तो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, एमओपी को पूरी जिम्मेदारी दी गई इस पूरे के पूरे उसको। अब बात ये होती है यहाँ पर करना क्या था? यहाँ करना ये था कि 2019 तक हमारे भारत का एक एक गांव एक एक घर 100% इलेक्ट्रीफाई हो जाएगा, है ना, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन, यानी यहां पर यूनिवर्सल इलेक्ट्रिफिकेशन की बात की गई, है ना, सॉरी यूनिवर्सल नहीं, सॉरी, यहां पर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन की बात की गई। यूनिवर्सल इलेक्ट्रिफिकेशन तो आपको अगले में बताऊंगा जो सौभाग्य है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन की बात की गई। तो यहां पर आया बच्चों क्या? यहां पर आया रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, यहां पर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन की बात की गई। अब सुनो, दीनदयाल उपाध्याय में कुछ बातें कही गई। अच्छा, क्या बोली गई? बोला ये गया यहां जो इलेक्ट्रिसिटी 24/7 जाएगा, इसके 2 तरीके होंगे। एक तो उस जगह पर हम मीटरिंग जैसी सुविधाओं को लगा दें, पहली चीज है, मतलब मीटर जैसी चीजों को लगाया जाए, और दूसरा कुछ फीडर सेपरेशन जैसी टेक्नोलॉजी या कंसेप्ट को यूज किया जाए। अब आप पूछोगे सर मीटरिंग क्या होता है? देखो ऐसा है बच्चों, पहले जमाने में गाँव के स्तर पर मीटर नहीं होते थे, तो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिसिटी बिल होता था, देते थे लोग। अब उसमें कोई 5 पंखा चलावे या 1 बल्ब जलावे या फिर 1 रेफ्रिजरेटर और 1 एसी चलावे, अगर 100 रुपया पर घर से जा रहा है तो 100 रुपया जा रहा है। बाद में सरकार को लगा, अरे भाई अब क्या हो रहा है, लोग तो गांव के भी पैसा कमा रहे हैं, इनके बच्चे विदेश में ओमान में काम कर, मैं अपने गांव की बात बता रहा हूँ, ओमान में काम कर रहे हैं, गल्फ कंट्री में जा रहे हैं, बढ़िया बढ़िया पैसा कमा के आ रहे हैं। तो जब बढ़िया बढ़िया पैसा कमा के आ रहे हैं और एसी वैसी घरों में चला रहे हैं, तब तो सरकार पे लोड ज्यादा पड़ा ना। दुकान नहीं, सुनो, ऐसा करेंगे, मीटर लगा देते हैं, एक मिनिमम बैलेंस का अमाउंट जो होगा उसको माफ कर देते हैं, इसके ऊपर का जो होगा लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल देंगे। तो यहाँ पर मीटरिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आया, और ये सही है ना, जिस हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा उस हिसाब से फी अपना पेमेंट करेंगे। अच्छा,
अब आप बोलोगे सर फीडर सेपरेशन क्या होता है? देखो बेटो, फीडर सेपरेशन एक बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। गांव के स्तर पर जो इलेक्ट्रिसिटी लाई गई, आपको पता है जो गांव के स्तर पर इलेक्ट्रिसिटी लाई गई, गांव के स्तर पर इलेक्ट्रिसिटी लाई गई, उसके पीछे कंसेप्ट क्या था? गांव के स्तर पर जो इलेक्ट्रिसिटी लाई गई उसके पीछे कंसेप्ट ये था कि वहां पर एग्रीकल्चर, जो गांव के स्तर पर जो इलेक्ट्रिसिटी थी वहां पर कंसेप्ट था वहां का एग्रीकल्चर। किसान खेती करने के लिए मशीन चलाते हैं और मशीन्स को चलाने के लिए हमें चाहिए इलेक्ट्रिसिटी। तो सरकार जब होती है, जब 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 एग्रीकल्चर का सीजन आता है, मौसम आता है, गांव में कहते हैं ना जुतिया करनी है, बुवैया करनी है ना, प्लाइंग करना और ये सब थ्रेशर चलाना, ये सारी चीजें चलानी है, उस ड्यूरेशन ऑफ टाइम में आपको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई गाँव में देती है। इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी गाँव में 24/7 नहीं देती है, सिर्फ जनरली उसी समय देती है जब वहां पर एग्रीकल्चर का सीजन होता है। और उसी समय जब आपको एग्रीकल्चर पर्पस की इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, उसी समय में आप अपने घर की इलेक्ट्रिसिटी भी जला सकते हैं, यानी रूरल हाउस होल्ड के लिए। लेकिन यहां पर संभव भी नहीं था 24/7 देना। क्यों? क्योंकि हाई वोल्टेज करंट की सप्लाई आपके गांव में जाती है, आपके गांव के अंदर के मशीन को चलाने के लिए, खेती करने के लिए, और हाई ट्रांसमिशन वायर के वोल्टेज की करंट आपके घर आता है, उससे हाई ट्रांसमिशन लॉस भी होता है। क्या होता है? हाई ट्रांसमिशन लॉस भी होता है। तो फिर अब क्या किया जाए? इसके लिए सरकार क्या करती है? अब सरकार एक नया कंसेप्ट लेकर आती है। इसकी शुरुआत फिलहाल गुजरात से हुई थी। जब मोदी जी गुजरात में चीफ मिनिस्टर थे, उस समय मोदी जी इस कंसेप्ट को लेकर आए थे। वहां पर क्या था? फीडर सेपरेशन कंसेप्ट को लाया। असल में क्या होता है, अब उसी वायर के सिंगल फेज से आप 2 डिफरेंट वोल्टेज के करंट दे सकते हैं। अब लो वोल्टेज की सप्लाई आप 24/7 दीजिए, अब वहां पर रूरल हाउस होल्ड के लोग यूज कर पाएंगे। और लो वोल्टेज की सप्लाई अगर देंगे आप, लो वोल्टेज सप्लाई, तो यहां पर ट्रांसमिशन लॉस कम होगा। पहले मजबूरी थी आपके पास, इस तरह की चीजें नहीं थी, तो हाई वोल्टेज करंट 24/7 देना पड़ेगा घर की इलेक्ट्रिसिटी चलाने के लिए भी, एग्रीकल्चर के अलावा, तो वहां पे लॉसेस ज्यादा था। इस कंसेप्ट को, फीडर सेपरेशन को इंट्रोड्यूस किया गया कहां? दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत। और आगे लिए चलते हैं। अब दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के बाद एक नई स्कीम लाई गई जिसको हमने बोला सहज बिजली हर घर योजना। तो अब इसी का नाम दिया गया बच्चा सौभाग्य स्कीम। तो यहीं पर हम लोग बात कर लेते हैं सौभाग्य स्कीम क्या है। सहज बिजली हर घर योजना, सौभाग्य स्कीम क्या है? देखो, सौभाग्य स्कीम में सबसे पहले मैं बोलूंगा ये 25 सितंबर 2017 को इनॉग्रेट हुआ है। असल में जो दीनदयाल उपाध्याय जी की जो बर्थ सेरेमनी है ना, ठीक है, जो बर्थ सेरेमनी है, उसी दिन इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। 25 सितंबर 2017, 25 सितंबर 2017 को इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। ओके, 25 सितंबर 2017। यहां पर मेन कंसेप्ट जो है यूनिवर्सल इलेक्ट्रिफिकेशन का कंसेप्ट है, यूनिवर्सल इलेक्ट्रिफिकेशन। अब आप बोलोगे सर यूनिवर्सल इलेक्ट्रिफिकेशन का क्या मतलब है? देखो बच्चों, ऐसा है, गांव के स्तर पर चलो ठीक है बीपीएल लोग हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, शहरों के स्तर पे भी बीपीएल लोग हैं, और सुनो, एबव पॉवर्टी लाइन पे रहने वाले लोगों के पास भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो बिलो पॉवर्टी लाइन, एबव पॉवर्टी लाइन, इस स्तर पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। बिलो पॉवर्टी लाइन, एबव पॉवर्टी लाइन, यहां पे भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। अच्छा, और सुनो, इसके अलावा कुछ और भी एरियाज हैं, जैसे ये तो रूरल एरियाज के लिए हो गया। बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग रूरल एरियाज में भी हैं, एबव पॉवर्टी के लाइन रूरल एरियाज के अलावा अर्बन एरियाज में भी हैं, है ना। अर्बन एरियाज में एबव पॉवर्टी लाइन जो अर्बन एरियाज में है, उनके पास भी घरों में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो यहां बोला गया, और प्लस इसके अलावा जो रिमोट एरियाज के लोग हैं, जैसे मान लो किसी पहाड़ी क्षेत्र पर, है ना, वहां गांव है, 500 लोग रहते हैं, पर अभी भी वहां इलेक्ट्रिसिटी वायर नहीं पहुंच पाया, ये सारी के सारी जगह जो होगी कवर की जाएंगी। अब देखो, अब अगर इसमें कनेक्शन लेना है यूनिवर्सल इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम के अंतर्गत, तो यहाँ जो बीपीएल लोग हैं उन्हें निःशुल्क कनेक्शन दिया जाएगा। अपना नाम जाएं और रजिस्टर करा लें। किस बेसिस पर रजिस्ट्रेशन होगा? सोशियो इकोनॉमिक ऑफ कास्ट सेंसस डेटा, जो 2011 का जो डेटा सेंसस हुआ था उसके बेसिस पे होगा। सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस डेटा यहां पता चल जाएगा, और बीपीएल लोगों को फ्री दिया जाएगा। और जो एपीएल लोग होंगे, भैया तुम लोगों को 500 रुपए जमा करने होंगे नए कनेक्शन के लिए। और मान लो अगर आप 500 रुपए जमा करने के लिए तैयार नहीं है, तो 50 रुपीज की किस्त देनी होगी। कितनी? 10 महीने में, और भी देरी नहीं होगी। आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल में मीटर में जुट के आ जाएगा। तो धीरे धीरे आपका ये कटेगा एबव पॉवर्टी लाइन के लिए।
लेकिन इससे अलग रिमोट एरिया के लिए क्या होगा? अच्छा एक बात और, ये कैसा पता चलेगा बीपीएल है ये? इसके लिए आपको गांव स्तर पर ग्राम पंचायत में जाके नामकरण कराना पड़ेगा। ग्राम पंचायत स्तर पर आपके रिपोर्ट्स हैं जो वहां पे होंगे, आप कौन है, आपका परिवार में कितना इनकम है, आपके फैमिली कितने मेंबर आते हैं, भाई सर्वे करके लोग ले जाते हैं ग्राम पंचायत पर। और शहरी स्तर पर आपको क्या होगा, वहां की जो अर्बन लोकल बॉडी होगा, वहां का जो अर्बन लोकल बॉडी होगा, किसी शहर में क्या चलता है, म्युनिसिपल कारपोरेशन, किसी शहर में कुछ और चलता है, तो जो वहां का अर्बन लोकल बॉडी हुआ यूएलबी, वहां जाकर आपका परिवार का सारा डिटेल पड़ा हुआ है, वहां पे जाके आप रजिस्ट्रेशन करा लेंगे और फिर आपको ये सारी सुविधाएं गांव और शहर के स्तर पे दी जाएंगी। अब बात होता है रिमोट एरिया पे क्या होगा। रिमोट एरिया के लिए तो एक अलग ही प्रोविजन, यहां सरकार आपको 200 से 300 वाट का पावर 200 से 300 वाट का पावर सप्लाई करेगी और ये पूरी की पूरी जो सप्लाई होगी वो सोलर एनर्जी फोटोवोल्टाइक सिस्टम पे बेस्ड होगा। और यहां पर सरकार आपको 5 एलईडी बल्ब भी देगी, 5 एलईडी बल्ब भी देगी, 1 डीसी फैन भी देगी, 1 डीसी प्लग भी देगी। प्लग मतलब बैटरी चार्ज। और सुनो, इसके साथ साथ ऐसा सुनने में आता है, इसके साथ साथ यहां पर 5 साल के लिए 5 इयर्स के लिए आपको रिपेयरिंग भी फ्री दे रही है। रिपेयरिंग भी आपको क्या दे रही है? फ्री दे रही है। ये सारी सुविधाएं हैं जो इस एरिया में आपको मिलेगा, स्पेशली जो लोग रिमोट एरियाज में रहते हैं, यानी पूरा रिपेयरर और मेंटेनेंस भी आपको फ्री, यानी 5 साल के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी फ्री ही है भाई, और पूरी तरह से फ्री है। लेकिन यहीं पर एक डिस्कशन और बता दूं, इंडिया में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है, ठीक है, और इसके पीछे आपको मैं बताऊं तो जो मोदी गवर्नमेंट उन्होंने साफ साफ बोल दिया है 2019 के आसपास ही कि भारत जो है वो 100% क्या हुआ है, पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाई हो चुका है। पर ऐसा नहीं है, आप भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं, लेकिन बोलने में कुछ नहीं आता। अगर सरकारी आंकड़े ऐसे कह रहे हैं तो भारत 100% इलेक्ट्रीफाई हो चुका है। हमें सरकारी आंकड़ों के साथ किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, ठीक है, किसी भी तरह कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। अभी देखो यहाँ पर कुछ चीजें और हैं जिस पे भी हम लोग छोटी छोटी बातें कर लेते हैं। एक तो जिसको हम कहते हैं, कुछ स्कीम्स और पढ़ लेते हैं, जैसे कुछ मिशनरी स्कीम्स हैं, ठीक है, सुनो। कुछ मिशनरी स्कीम्स और हैं, जैसे एक मैं बोलूंगा जिसको कहते हैं उदय। गॉट इट। ये इंपॉर्टेंट रहा है, किसी जमाने में इस पे क्वेश्चन भी पूछा गया है उदय को लेकर, है ना। उदय का पूरा नाम है उज्ज्वल डिस्कॉम एस्योरेंस। उदय को फिलहाल कैपिटल बोले तो ज्यादा अच्छा है, UDAY, ठीक है, UDAY। इसका पूरा नाम है उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, यह है उदय का पूरा नाम। पहला उदय के बाद हम लोग बात करेंगे अगला, जो कि एलईडी बेस्ड जो स्कीम्स हैं भारत में, एलईडी बेस्ड जो स्कीम है उस पर बात करेंगे। और इसमें दो नाम आता है, एक जिसको हम कहते हैं बच्चा DLP, और दूसरा जिसको हम कहते हैं उजाला। अब वैसे उजाला देखो तो ग्राम उजाला के नाम से भी उजाला आया है, ग्राम उजाला, ग्रामीण स्तर पे भी, है ना, एलईडी बल्ब डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया गया, तो यहां पर आपको ग्राम उजाला भी दिखेगा। ओके एवरीवन। ओके, और सुनना, यहां पर हम लोग ग्राम उजाला के बारे में भी बात करेंगे, सुनना जरा। ओके, एक चीज यहां पर और है जिस पे हम बात करने वाले हैं, नेल्प और हेल्प के बारे में भी, ठीक है। हम लोग यहां पर नेल्प और हेल्प पॉलिसी के बारे में भी बात करेंगे। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक दो चीज और बचती है, एक बचता है नेट मीटरिंग, एक बचता है जिसको हम कहते हैं बच्चा नेट मीटरिंग, और एक और है जिसको हम कहते हैं ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ठीक है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी।
और वन नेशन वन ग्रिड को भी लेकर काफी बातचीत चलती है। तो एक लाइन में मैं बता दूं, हम लोग वन नेशन वन ग्रिड पे भी थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे, ठीक है। वन नेशन वन ग्रिड पे भी थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। तो ये कुछ और टॉपिक्स हैं जो मिसलेनियस स्कीम्स और प्रोग्राम्स और हैं जो हमें जानने हैं। ओके, ये है जो हमें जानने हैं। अब सुनो, पहले लिए चलते हैं आपको उदय स्कीम की तरफ। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, धीरे धीरे हो जाएंगे सारे के सारे। देखो, पहले समझो आप उदय स्कीम को लेकर, उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। ये जो डिस्कॉम है ना, ये जो डिस्कॉम है, ये डिस्कॉम क्या बताता है? ये डिस्कॉम जो है DISCOM, ये क्या बताता है? इसको जरा पकड़ो। डिस बताता है बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन को, डिस्ट्रीब्यूशन को, और काम बताता है कंपनी को। असल में 2015-16 में क्या होता है, इधर मोदी जी का स्कीम आता है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, और इधर पता चलता है बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूशन जो कंपनियां हैं वो अच्छे खासे फाइनेंशियल लॉस में हैं। मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, मान लो NTPC, NHPC, नेशनल थर्मल पावर प्लांट, नेशनल हाइड्रो पावर प्लांट, ये इन सोर्सेज से बनकर आता है, ठीक है, गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म से बनकर आता है। इनको ये कंपनियां खरीदती हैं और ये कंपनियां ले जाकर आपके घरों तक पहुंचाती हैं और वो सरकार को पैसा जमा करती हैं। यानी ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हो गई। अब आप मुझे बताओ, इन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को तगड़ा लॉस हो रहा है, क्यों? आप कटिया लगा रहे हैं अपने घर में और इलेक्ट्रिसिटी खींच रहे हैं, कोई मीटर लगा के बिल नहीं दे रहा है, ऐसे समझ लो। या कहीं मंदिर, कहीं किसी मस्जिद, किसी गुरुद्वारा में तो नहीं होता होगा, यहाँ तो पता है, या कहीं कोई पूजा पाठ, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी खींच लिए, कोई मीटर लगाए नहीं, तो भैया इन लोगों का हो रहा है लॉस। अब क्या करोगे? अब इनका अगर लॉस हो गया डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों का, सरकार कह रही 24/7 इलेक्ट्रिसिटी देंगे, तो भैया कहाँ से लोग लाएंगे? इसीलिए लोग पावर कट करते थे। तो सरकार बोली घबराओ नहीं, मैं स्टेट गवर्नमेंट से बोलता हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट आप लोगों को सहयोग दे। और वो जो सहयोग है वो किस नाम से जाना गया? उदय स्कीम से नाम से जाना गया, जिसको उज्जवल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना में डिस्कॉम जो था डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी था, यहाँ पे सरकार ने कहा भैया 2015 में हम 75% जो होगा सपोर्ट कर देंगे, जो भी फाइनेंशियल लॉस हो रहा है उसका सपोर्ट कर देंगे, और जो कंपनी होगी वो अपने पास से 25% रिजुविनेट करने की कोशिश करेगी पूरे फंडिंग के लॉस का। तो सरकार पहले साल आपको इतना कंपनसेशन दे दी। फिर आगे 2016 में सरकार ने कहा देखो ऐसा है, अगर फिर दोबारा आपको लॉस होता है, इस बार मैं आपको 50% का कंपनसेशन दे दूंगा, 50% आप जनरेट कर लेना। और फर्दर अगर तीसरे साल फिर लॉस होता है 2017 में, तो अब मैं आपको 25% दूंगा, 75% लॉस को आप बियर कर लेना। ये एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को देने वाला एक फाइनेंशियल टर्न अराउंड है, एक फाइनेंशियल टर्न अराउंड है। कहने का मतलब है ये आपको बेनिफिट दिया जा रहा है जो भी आपको लॉसेस हैं उस केसेस में, ठीक है। और ये अच्छा है ना, जब तक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां को स्ट्रेंथ नहीं मिलेगा तब तक उनका कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, और नहीं होने वाला है। लॉस अगर रहेगा तो ये इलेक्ट्रिसिटी काटेंगे। तो इसीलिए एक फाइनेंशियल टर्न अराउंड के नाम से इसको जाना जाता है, फाइनेंशियल टर्न अराउंड के नाम से जाना जाता है। ये चीज 2015-16 में आती है। उस जमाने में ये क्वेश्चन जो था यूपीएससी प्री का क्वेश्चन भी था 2016 में, बहुत पुराना क्वेश्चन तो नहीं बोलेंगे इसको, क्योंकि डिस्कॉम को लेकर आज भी कुछ ना कुछ करंट अफेयर्स के न्यूज आते हैं। और यहाँ पर साफ साफ कहा जा रहा है कि जो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम, यानी डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर को और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश सरकार कर रही है, जिसके लिए बेटर ऑपरेशंस जो है सरकार दे रही है। और इस टॉपिक को थोड़ा मैंने वैसे भी टॉपिक नंबर 3.15.1 में लिखा है, जिसके लिए मैं गुजारिश करूंगा एक बार आप जरूर पढ़ लेना। यहाँ कुछ फैक्चुअल डेटा दिए गए हैं। टॉपिक नंबर 3.15.1 में टॉपिक मैंने दिया है, जहां साफ साफ बताया है कि देखो फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को है दी जा रही है। यहां पर लगभग 24.46 करोड़ प्रीपेड स्मार्ट कंज्यूमर्स मीटर्स लगाए जा रहे हैं, 54 लाख स्मार्ट डीटी मीटर्स लगाए जा रहे हैं, और 1.98 लाख स्मार्ट फीडर मीटर लगाए जा रहे हैं। मेरे पास जो अपडेट है वो 2023 तक का है, और ये मीटर्स लगाकर काफी अच्छी गुणवत्ता के मीटर्स लगाए जाएंगे, जैसे अगर कोई उल्टे सीधा काम भी करना चाहे तो नहीं कर पाएगा। और मीटर अगर अच्छा होगा बच्चों तो काफी हद तक
इन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को लॉस नहीं होगा। अगर इनके हाइलाइट्स में हम जाएंगे तो एक रिफॉर्म है एक तरह का, ये जो पूरी तरह से रिसर्च लिंक्ड स्कीम है, मतलब ये पूरी तरह से शोध करने के बाद इसके अंदर चीजों को इंटीग्रेट किया गया है, किस तरह की चीजें की जाएं, इस तरह से स्मार्ट मीटर्स लगाए जाएं। अब देखो ना, आजकल जहां मैं रहता हूं फिलहाल नोएडा एनसीआर वाले एरियाज में, वहां पे मेरे अपार्टमेंट में भी अब स्मार्ट मीटर्स लग रहे हैं, यानी बिजली की चोरी, बिजली के लॉस को काफी हद तक कम करने की बात कर रहे हैं। ऑपरेशनल एफिशिएंसी को, फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी चीजें मैंने इसमें लिखी हैं, देख लेना। कंडीशनल फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहा है इसमें, जो प्री क्वालिफाइंग क्राइटेरियाज हैं, क्या क्या होने चाहिए, उन चीजों को चेक किया जा रहा है ना। कंपलसरी स्मार्ट मीटरिंग को, मतलब स्मार्ट मीटर लगाने की बात हो रहा है। अच्छा, स्मार्ट मीटर वगैरह में जानते हो क्या होता है, यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं। जैसे जो कंपनीज होती हैं, आपको इंटरनेट वगैरह पे स्मार्ट ग्रिड सिस्टम के अंतर्गत ये लोग सारी इंफॉर्मेशन देते हैं अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह के बारे में, कि देखो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे नहीं, आप लोग देखो, स्मार्ट ग्रिड की बात कर रहा हूँ, स्मार्ट कनेक्शन ही है ना। स्मार्ट ग्रिड वगैरह में फिलहाल अपनी पुरानी चीज है, स्मार्ट ग्रिड वगैरह भी MNRE ही लेकर आया था बहुत पहले। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे कोई जैसे गुड़गांव वगैरह में देख लो, सुनने में आता है 3-4 कंपनियां हैं। आप जिस कंपनी का मीटर रिचार्ज कराना चाहें उसके लिए आप उसका पता करेंगे, भैया ये फैसिलिटी कैसा देता है, पावर कट जाता है तो रिपेयरिंग कैसा देता है, सुविधाएं देता है। जैसे आपके जबकि मोबाइल फोन में नहीं 4-5 चार्जिंग के ऑप्शन होते हैं, उसी तरह का भी स्मार्ट ग्रिड टाइप का सिस्टम भी आता है। स्मार्ट मीटर से अचानक स्मार्ट ग्रिड ध्यान में आया तो मैंने आपको अलग से बता दिया। ठीक है, आगे आपको लिए चलते हैं। अगला एक छोटा सा कंसेप्ट है जिसे हम कहते हैं LED बेस्ड स्कीम। चलो थोड़ा इसे देखते हैं, बेस्ड स्कीम। ठीक है, ये हो गया LED बेस्ड स्कीम। देखो LED को क्यों लाया गया, तो मेरे ख्याल से यहाँ कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। LED को लाने के पीछे ये था कि देखो हम अच्छा खासा इलेक्ट्रिसिटी कंजर्वेशन करेंगे, तो अच्छा खासा कोयले को कम जलाना पड़ेगा, तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन भी कम होगा, और इस तरीके से एनर्जी की डिमांड जो होगी हम गांव-गांव के स्तर तक पूरा कर पाएंगे, एक एक व्यक्ति विशेष तक हम इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचा पाएंगे। ये पूरा कंसेप्ट रहा। इस क्रम में 2015 में, है ना, इस क्रम में 2015 में यूनियन गवर्नमेंट DLP स्कीम लाता है। यूनियन गवर्नमेंट 2015 में DLP स्कीम लाता है, और DLP स्कीम का नाम होता है डोमेस्टिक एफिशिएंट लाइटिंग प्रोग्राम। डोमेस्टिक एफिशिएंट लाइटिंग प्रोग्राम, एफिशिएंट लाइटिंग प्रोग्राम, DLP प्रोग्राम लाया जाता है। और यहाँ पर सरकार डोमेस्टिक स्तर पर, यानी घरेलू स्तर पर LED बल्ब के डिस्ट्रीब्यूशन की का काम करती है। इसी को एक नया चेहरा दे देते हैं 2016 में उजाला के नाम से, उजाला के नाम से, और इसका पूरा नाम हो जाता है उन्नत ज्योति, उन्नत ज्योति, है ना, इसका पूरा नाम हो जाता है उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल LEDs फॉर ऑल, बाय अफोर्डेबल LEDs फॉर ऑल, LEDs फॉर ऑल। पता है 2016 में ये क्वेश्चन मेंस में भी पूछा गया था, 2016 के मेंस से भी क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत सरकार LED के लिए क्या क्या कर रही है। यहाँ पर सरकार ने आप लोगों को फ्री LED डिस्ट्रीब्यूशंस किया था, और सॉरी फ्री कह रहा हूँ, कुछ सस्ते रेट पर आपको LED स्कीम पे बल्ब की छुट्टी की थी, मतलब बल्ब की छूट दी थी। अब यहाँ पर क्या था, सरकार ने साफ साफ बोला, अब जहां पर जिस स्टेट में बीजेपी की सरकार थी और जहां सेंटर में बीजेपी थी, तो इन लोगों ने ज्यादा सब्सिडी दे दी, और जहां पर स्टेट में बीजेपी की सरकार नहीं थी, सेंटर सब्सिडी दे रही थी और स्टेट नहीं दे रही थी, वहां पे थोड़ा बल्ब महंगे पड़े थे। और यहाँ पर सरकार ने बल्ब की वारंटी तक दी थी 2-3 साल की। अगर कोई खराबी होती है, कोई चीज होती है, तो आप लौटा के ले जाइए और बल्ब ले जाइए। अगर मान लीजिए बल्ब वगैरह में अगर कोई दिक्कत आती है, क्या 3 साल की वारंटी में आप लौटा सकते हैं। और अगर मान लो आपको बल्ब ले जाने में दिक्कत आ रही है, अगर दिक्कत आ रही है खरीदने में, तो घबराइए नहीं, आप ले जाइए, और आपके जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा मंथली इंस्टॉलमेंट पर उसको डाल दिया जाएगा। इस तरीके से आगे चलकर सरकार इसी चीज को गांव के स्तर पर लाती है, जिसको बच्चा हम लोग ग्राम उजाला के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग ग्राम उजाला के नाम से जानते हैं। और ग्राम उजाला जो स्कीम है, इसमें सरकार क्या कहती है, सुनना, इसमें सरकार कहती है, ठीक है, इसमें सरकार साफ साफ कहती है अफोर्डेबल कास्ट 10 रुपए पर बल्ब गांव के स्तर पर दिए जाएंगे। यहां पर 10 रुपए पर बल्ब है ना, 10 रुपए पर बल्ब जो है गांव के स्तर पर दिए गए। फिर कहा गया कि इसमें 7 वाट और 12 वाट के बल्ब जो आपको दिए जाएंगे। कितने वाट के बल्ब आपको दिए जा रहे हैं बच्चा? 7 वाट का
और 12 वाट का, 7 वाट का और 12 वाट का जो बल्ब दिया जा रहा है, ये क्या करेगा, 3 साल की वारंटी भी होगी इनमें, 3 साल की वारंटी होगी इसमें, 3 साल की वारंटी होगी, ठीक है। और ईच हाउस होल्ड को, यहाँ ईच हाउस होल्ड को 5 LED बल्ब दिया है। सारे इंफॉर्मेशन है, इसलिए मैंने कहा बुक खोल के चुपचाप करते चले जाओ, अपना समय बचाओ, ठीक है। ये सारा का सारा चीजें हैं जो यहाँ पर आपको बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर अच्छा खासा हम लोग कार्बन क्रेडिट वगैरह भी अर्न कर लेंगे। कार्बन क्रेडिट वगैरह आपको इन्वायरमेंट से समझ में आएगा। अगर कार्बन एमिशन कम होगा तो पर टन कार्बन एमिशन को जो हम सेव करते हैं उसको एक कार्बन क्रेडिट कहते हैं। तो यहाँ पर अच्छा खासा LED को यूज करने से कोयले को कम जलाना होगा तो कार्बन एमिशन कम होगा और हम कार्बन को सेव कर सकेंगे। ये भी चीजें हैं जो यहाँ पे आपको जानना है। यहीं पर हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं NELP और HELP पे। ये देखो अगला कंसेप्ट है नेशनल एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी। यहां पे बात कर लेते हैं NELP जिसका नाम है नेशनल एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी। NELP और HELP जरा समझ लो, NELP वर्सेस HELP। इसका पूरा नाम है नेशनल एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी। इसका पूरा नाम है नेशनल एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी। इसका पूरा नाम है हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी। NELP हो गया नेशनल एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी, HELP हो गया हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी। ये पॉलिसी जो लाई गई 1997 में लाई गई, ये पॉलिसी 1997 में लाई गई और फोर्स में आया ये 1999 में। पर इस पॉलिसी में बहुत सारी कमियां थी, इसीलिए आगे चल के हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी को 2016 में लाया गया। अभी इस पर कोई क्वेश्चंस नहीं बने हैं आज तक, जब तक मैं आपको ये क्लास पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो ये भविष्य के लिए एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है HELP, that I'm telling you it is the most important topic for your coming year examinations। है क्या? देखो ऐसा है कि जैसे सरकारी कंपनियां भी होती हैं और प्राइवेट कंपनियां भी होती हैं। जो भारत जैसे देश के अंदर जो फ्यूल्स वगैरह हमारे यहाँ मिलते हैं, जैसे रिजर्व्स वगैरह जो मिलते हैं, उनको ढूंढते हैं, उनका एक्सप्लोरेशन करते हैं, निकालते हैं। पर इन प्राइवेट कंपनियों के ऊपर सरकार वॉच करती है, किसी भी तरह का कोई मिसयूज ना हो। तो NELP के अंतर्गत सरकार इस तरीके से वॉच की कि कंपनियों को बड़ा प्रॉब्लम हो गया, तो कंपनियों ने सरकार को बड़ा अगेंस्ट में चीजें की। और अगर कंपनियां जो है प्राइवेट कंपनियां अच्छे से काम नहीं करेंगी, तो सबको पता है प्राइवेट कंपनियों के पास टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट से बेटर है, तो अच्छा एक्सप्लोरेशन, देश में अच्छा फ्यूल, ज्यादा प्रोडक्शन, ये चीजें नहीं हो पाएंगी। तो सरकार ने जो पुरानी नीतियां थी NELP वाली, उन पॉलिसीज में चेंज किया और आगे जाकर HELP लाए। तो पहले मैं आपको बता दूं NELP के अंदर क्या क्या ड्रॉबैक थे, है ना। और अगर आपको ड्रॉबैक समझ में आ गया, उन ड्रॉबैक को खत्म कर दो, HELP की वही सारी की सारी खूबियां हो जाएंगी। इसकी जो खामियां उसको सही कर दो तो HELP की खूबियां हो जाएंगी। NELP में क्या क्या था? पहला था सेपरेट पॉलिसीज डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स के लिए बनाए गए थे। सेपरेट पॉलिसीज फॉर डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स बनाए गए थे। तो सेपरेट पॉलिसीज फॉर डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स, तो पहला तो ये था अलग अलग हाइड्रोकार्बन के लिए, मैं भी बताता हूं, अलग अलग पॉलिसीज बनाई गई थी। दूसरा यहां पर ये था प्रॉफिट शेयरिंग रिवेन्यू मॉडल्स। जो प्रॉफिट शेयरिंग हो रहा था, प्रॉफिट शेयरिंग रिवेन्यू मॉडल जो था उसमें काफी डिले जैसी चीजें चल रही थी, यहां भी बड़ी दिक्कत आ रही थी। प्रॉफिट वगैरह ठीक से शेयर नहीं हो रहे थे, वो भी बताऊंगा गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनियों के बीच में। तीसरा एक्सप्लोरेशन सर्टेन एरियाज तक ही आप कर सकते हैं, है ना। एक्सप्लोरेशन यानी जो उत्खनन है, एक्सप्लोरेशन ओनली सर्टेन एरियाज तक ही आप कर सकते हैं। सरकार रेस्ट्रिक्शन करती थी, ये भी गलत है, आपको ओपन करना पड़ेगा, है ना, ओपन करना पड़ेगा। चौथा यहां पर क्या है, अनफेयर प्राइसिंग था, प्राइसिंग वगैरह ठीक से डिफाइन नहीं था, ठीक है। और सरकार क्या करती थी, अपने मन से पेट्रोल डीजल सबका प्राइस निर्धारित करती थी, गैसेस रिजर्व का, ये भी ठीक नहीं था। इसमें एक चीज और बता दूं, अनफेयर प्राइसिंग के साथ अनफेयर रॉयल्टी चार्जेस भी थे।
अनफेयर रॉयल्टी चार्जेस भी थे। अगर किसी जगह को प्राइवेट कंपनियों ने ढूंढा है, ठीक है, रॉयल्टी चार्जेस, और उसकी रॉयल्टी गवर्नमेंट उनको देनी है, जैसे पर मैट्रिक टन में कितना निकाला उसकी रॉयल्टी, गवर्नमेंट ठीक से नहीं दे रही है, समय पे नहीं दे रही है, ये सब बड़ी दिक्कतें होती है। इसको जरा समझना। सेपरेट पॉलिसी फॉर डिफरेंट हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है बच्चा, डिफरेंट हाइड्रोकार्बन में आपको पेट्रोल मिल गया, डीजल मिल गया, सीएनजी मिल गया, तो सरकार अलग अलग पॉलिसी अलग अलग फ्यूल के लिए बनाती थी। इससे दिक्कत क्या होती थी, सरकार थोड़ा चालाकी कर लेती थी। क्या होता था, मान लो किसी पॉलिसीज में कोई ऐसा रिजर्व इंडिया सरकार के पास ज्यादा है, उसका अच्छा रेट हो जाता था, कम है उसका रेट कम हो जाता था। तो इससे दिक्कत सरकार को ये हो जाती, मतलब अलग कंपनियों की हो जाती थी, यार हमारे रिजर्व जो ज्यादा है उसका रेट अलग रख रहा है सरकार। अगर एक ही तरह की पॉलिसी नीतियां बनाई जाएगी तो सबके प्राइजेस और चीजें एक ही हिसाब से सेट की जाएंगी। तो यहां पर कोई किसी चीज को लेकर बायस नहीं होगा। प्रॉफिट शेयरिंग वगैरह, अगर मान लो कोई अगर रिजर्व है जो हमने प्राइवेट कंपनी ने उसको रिजर्व को आइडेंटिफाई किया है, उसका एक्सप्लोरेशन काम, तो इसका एक्सप्लोरेशन काम मान लो अगर गवर्नमेंट करने लग रही है, जो प्राइवेट कंपनी ने ढूंढा है, और उसको प्रॉफिट प्रॉपर नहीं दिया जा रहा है, अनफेयर प्राइस नहीं दिया जा रहा है, तो ये भी गलत है। एक्सप्लोरेशन ओनली सर्टेन एरियाज, अब सरकार रेस्ट्रिक्शन लगा रही है, प्राइवेट कंपनी आप वहां जाकर एक्सप्लोर नहीं कर सकते हो। क्यों ना जाए भाई, हर जगह कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर संभावना सबसे ज्यादा सरकार कह रही है हम करेंगे, तो ये भी गलत हो गया। अनफेयर प्राइसिंग, प्राइसिंग वाइसिंग जो पेट्रोलियम और डीजल ये सारे प्रोडक्ट होंगे, ये लोगों को बैठकर फिर डिस्कशन करना पड़ेगा। और अनफेयर रॉयल्टी, रॉयल्टी आप अब जैसे मान लो मेरे केस में आप 10% रॉयल्टी देते हो मेरी बुक का, मैग्राइल का, लक्ष्मीकांत सर को आप 15 देते हो। लक्ष्मीकांत सर सीनियर हैं, गलत बात है, कल को मेरे को भी तो लक्ष्मीकांत सर बनना है। मैंने तो 7 साल में 7 एडिशन आपको दे रही है, लक्ष्मीकांत सर ने आपको 16-17 साल में आपको 6-7 एडिशन दिया, तो मैं उनसे ज्यादा एग्रेसिवली काम कर रहा हूं ना अपने बच्चों के लिए। तो कहने का मतलब, और रॉयल्टी चार्जेस के साथ भी आप किसी भी तरह की कोई भी पार्शियलिटी नहीं करेंगे। यही चीजें जब HELP लाई जाती हैं तो यहां पर इन सबको सही कर दिया था। कहता भैया यूनिफॉर्म लाइसेंसिंग होगा, कोई दिक्कत नहीं है, सबको एक ही तरह के नियम कानून के अंदर रखा जाएगा। फिर बोला जाता है भाई देखो ओपन एक्रेजेस होगा, कोई कहीं जाए और किसी जगह पे एक्सप्लोर करे, कोई लिमिटेशन नहीं है, ओपन एक्रेजेस होगा। तीसरा बोला गया बच्चों, रिवेन्यू शेयरिंग मॉडल जो होगा वो प्रॉपर होगा, उस पर किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। रिवेन्यू शेयरिंग मॉडल यानी पैसा वैसा इधर उधर जो करना है वो टाइमली दिया जाएगा, सही से दिया जाएगा। और एक और मैं बता दूं, मार्केटिंग और प्राइसिंग का फ्रीडम होगा, रेट वगैरह आइडेंटिफाई और डिसाइड करने का, मार्केटिंग और प्राइसिंग का फ्रीडम होगा, किसी भी तरह का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा। अब ये सारी कमियां जो यहां पे थी, सारी चीजें यहां पे क्लियर कर दी गई, और ये हो गया आपका बेनिफिट्स, ठीक है ना। और ये साफ साफ समझ में आता है किस तरह से बेनिफिट आपको यहां मिला। अगला हम लिए चलते हैं आपको नेट मीटरिंग की तरफ। देखो बच्चों, अगला हम लोग बात करने वाले हैं नेट मीटरिंग को। देखो नेट मीटरिंग पे भी यूपीएससी ने 2016 के आसपास क्वेश्चन पूछा है। वैसे नेट मीटरिंग उसी समय न्यूज में रहा भी था, और नेट मीटरिंग की वजह से तो काफी लोगों ने कोविड के केस में अच्छा खासा पैसा कमाया है। जब मैं सोलर टैरिफ की बात करता हूं, सोलर टैरिफ इज चीपर देन कोल्ड टैरिफ, उस जगह पर हमेशा मैं नेट मीटरिंग की बात कर देता हूं। नेट मीटरिंग है क्या, ये अलाउ करता है कंज्यूमर को जनरेट करने के लिए अपनी इलेक्ट्रिसिटी, यानी यहां पर कोई कंज्यूमर जनरेट ओन इलेक्ट्रिसिटी, कंज्यूमर जनरेट ओन इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन जो ओन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाएगा उसका जो सोर्स होगा बच्चा, वो होगा रिन्यूएबल एनर्जी। वो होगा क्या, रिन्यूएबल एनर्जी। कितनी अच्छी चीज हो गई। अब इसका मतलब मैं अपने घर में सोलर पैनल लगाकर इलेक्ट्रिसिटी बनाकर और एक उसको एक प्रॉफिट की तरह यूज कर सकता हूं, और एक मास जो है हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी बिल में है उसकी एक कंपनसेशन सरकार से ले सकता हूं। क्यों, क्योंकि ये सस्ता पड़ता है। फिलहाल सबसे पहले इसकी शुरुआत जो हुई थी आपको बताऊं नेट मीटरिंग की, ये अमेरिका में शुरुआत हुई थी, और इसने सरकार को बड़ी मदद की थी। जैसे मैंने आपको पहले ही बताता हूं कि मान लो जो सोलर टैरिफ का जो रेट है और जो कोल टैरिफ का रेट है, कोयलेट से इलेक्ट्रिसिटी का रेट मान लो 10 रुपए पर यूनिट है, और मैंने अपने घर में सोलर पैनल से लगाकर, और सोलर टैरिफ का रेट मान लो 3 रुपए पर यूनिट है, तो अगर मैं मान लो अपने घर में सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी निकाल के बना रहा हूं, तो अल्टीमेटली मैं क्या कर रहा हूं, अपना 3 रुपए का रेट मेरा अभी गवर्नमेंट दे रही है, 10 रुपए का रेट कोल टैरिफ का है, तो पर यूनिट मान लो 100 यूनिट अगर मैंने बनाया है, या बाकी लेक्चर में सुन लेंगे सोलर टैरिफ वगैरह के टॉपिक में, ओके 100 यूनिट अगर मैंने बनाया है तो मैंने सोलर एनर्जी के हिसाब से 300 रुपए का इलेक्ट्रिसिटी बनाया है,
और कोयले के हिसाब से मैंने 1000 रुपए की इलेक्ट्रिसिटी बनाया, तो सरकार कहेगी सुनो ये 700 रुपया ना 1000 में से 300 माइनस ये तुम्हारा है, तुमने हमारा सेव कर दिया है, क्योंकि इसी 100 यूनिट को मुझे इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए 10 रुपए पर यूनिट से तुम्हें देना पड़ता था, जिससे मैं खर्चा करता था, तो ये पैसा मेरा नहीं है, पैसा तुम्हारा है। तो कहीं ना कहीं नेट मीटरिंग में हम लोगों को सपोर्ट भी मिल रहा है। और कोविड ओविड में तो बच्चों कई लोगों के इलेक्ट्रिसिटी बिल माइनस में हुए थे नेट मीटरिंग की वजह से। तो नेट मीटरिंग का कंसेप्ट ऐसा ही है जहां पे आपको इलेक्ट्रिसिटी का फायदा मिलता है। जो भी आप इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं और उस इलेक्ट्रिसिटी को जो आप कोयले से पहले खरीदते थे अब बनाने लगे, तो आपने सरकार के पैसे और सरकार के कोयले को बचा लिया। तो सरकार कह रही है तुम तो सस्ती इलेक्ट्रिसिटी बनाए हो, हम तो ज्यादा देते, तो ये एक्स्ट्रा पैसा तुम रख लो। ऐसे कुछ समझ जाओ, ये पूरा का पूरा लॉजिक जो है वो नेट मीटरिंग के अंतर्गत आता है। एक टॉपिक यहां पे देखो जो छोटा सा भी और हम लोग पढ़ने वाले थे नेट मीटरिंग के बाद, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, इसको भी देख लो। देखो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी एक स्टार रेटिंग करके आपको मिल जाएगा। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो है ना, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो है स्टार रेटिंग, ये आपको मिल जाएगा, है ना। ये चीज जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाती है और ये 1 मार्च 2002 को लाया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे 1 मार्च 2002 को लाती है। किसको? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी को। और इसके पीछे लाने का सीधा रीजन होता है कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। और ये बात सही भी है। देखो ऐसा है, मान लो मैं क्रोमा जाता हूं, तो जब मैं क्रोमा में जाकर कोई इलेक्ट्रिसिटी आइटम खरीद के लाने की कोशिश करता हूं, तो मैं ये पक्का ये जानना चाहूंगा एज अ कंज्यूमर कि इस एसी को यूज करने से कितना यूनिट इलेक्ट्रिसिटी बर्बाद होगी, बर्बादी हो रही है। अगर मान लो मैं अच्छा अगर वाला कर लूं जहां पे डबल इन्वर्टर, डुअल इन्वर्टर ये सब कर लूं, 5 स्टार 4 स्टार, ये जो स्टार इन्वर्टर जो चीजें मैं पूछता हूं, ये मैं कंज्यूमर और ये मेरा हक बनता है कि जो मैं इलेक्ट्रिसिटी अप्लायंसेस लेकर जा रहा हूं वो कितना पावर कंज्यूम करता है, उसके बेसिस पर ये स्टार रेटिंग देता है। ये क्या देता है? स्टार रेटिंग देता है। और स्टार रेटिंग के बेस से मैं जाके प्रोडक्ट को खरीदता हूं, भले आज 4000 5000 सस्ता पड़ता है, पर वो लॉन्ग टर्म में मेरे लिए फायदा हो जाता है। ठीक है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी स्टार रेटिंग जो है एक स्टैंडर्ड है, एक लेबलिंग प्रोग्राम है जो कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन के लिए अलग अलग स्तर पर प्रोवाइड करता है। कौन? भारत सरकार की तरफ से ये चीज लाई गई है। अब जैसे आपके घर में सीलिंग फैन है, आपके घर में एयर कंडीशन है, आपके घर में माइक्रोवेव ओवन है, इवन आपके घर में जो एलईडी बल्ब है, आपके घर में जो एसी है, ये इस तरह सारी के सारे जो अप्लायंसेस तरह के सबको बचा स्टार रेटिंग होती है। आप इनके डब्बों पे देख सकते हैं, पंखों पे देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा होता है। और यही स्टार रेटिंग पर भी एक बार क्वेश्चन मैंने पूछा था, गीजर में भी लिखा होता है। आप ध्यान दो, इस पर भी यूपीएससी 2016-17 में एक बार क्वेश्चन बना चुकी है। तो मैं एज अ ऑनेस्ट टीचर की तरह से हर चीजें बच्चों के बारे में एक बार बच्चों को बता दूं, ये मैंने एक बार बता दिया। यहीं पर एक चीज और है, जस्ट 2 मिनट की चीज और बस, इसको कहते हैं वन नेशन वन ग्रिड, है ना। एक कंसेप्ट होता है जिसे कहते हैं वन नेशन वन ग्रिड। फिलहाल वन नेशन वन ग्रिड कोई नई चीज नहीं है, बहुत पुरानी चीज है। ठीक है, भारत में जो ग्रिड सिस्टम है ना, जहां इलेक्ट्रिसिटी एक बनने के बाद इकट्ठा होकर संग्रहित होती है, अगर कहीं पर ऐसा हो जाए कि इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई कम हो जाए, तो अलग ग्रिड से अगर उसको जोड़ दिया जाए पूरे ग्रिड को एक तरह से, तो जहां कमी हो रही है और जहां पर अधिकता है, अधिकता वाले से कमी वाले को कंपनसेट करके इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर देंगे। इसीलिए कभी कभी पीक डिमांड किसी एरिया में किसी सीजन में बढ़ जाता है और वहां इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई सरकार नहीं कर पाती है, तो ये प्रोविजन है, इस तरह की चीजें हैं जो 31 दिसंबर 2013 को, ठीक है, सबसे पहले सदर्न एरियाज में, है ना, सदर्न एरिया मतलब साउथ इंडिया की तरफ इस तरह की चीजों को जोड़ा गया। 2006 में इस तरह की चीजों को भी लाया गया और इस तरह की चीजों के बारे में जो बात करने की बात हुई, एक्चुअल में 1961 वो ईयर है जहां पर वन नेशन वन ग्रिड की सुगबुगाहट या इस तरह के डिस्कशन शुरू हुए। मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं लेह लद्दाख गया और लेह लद्दाख में क्या हुआ, वहां जब मैं गया तो वहाँ पे मेरा एक स्टूडेंट है जो कि इस समय पोस्टेड भी है ना, आईएएस जॉब में। उसके साथ जब डिस्कशन हुआ तो बोला, सर जानते हो समर में तो हमारे पास अच्छी इलेक्ट्रिसिटी होती है, पर विंटर में हमारे यहाँ ना लद्दाख वद्दाख इलेक्ट्रिसिटी की कमी हो जाती है। मैंने कहा था फिर विंटर में क्या करते हो? सर क्या करें, डीजल का इंजन चलता है और वही जनरेटर जो आपके घरों तक जाता है, वही जनरेटर यहाँ से पूरी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है, यानी अच्छा खासा डीजल हम लोग फूक रहे हैं।
तो मैंने कहा फिर? उसने बोला सर अगर आपने जो क्लास में वन नेशन वन ग्रिड पढ़ाया था, अगर ये वाला ग्रिड दूसरे ग्रिड से कनेक्ट हो गया तो हमारे यहाँ समर में इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस होता है, क्योंकि बर्फ और पिघल रहे होते हैं, झरने हो रहे होते हैं, पानी चल रहा होता है, तो हम समर में एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी होगा दूसरों को दे देंगे, विंटर में हमारी कमी होगी, दूसरों से हमारे पास आ जाएगा। इस तरीके से एक नेशन वन ग्रिड होने से इंडिया में हर जगह पर इलेक्ट्रिसिटी अगर कहीं पर कमी पड़ रही है दूसरी जगह से पूर्ति हो जाएगी। यही सारे के सारे कंसेप्ट हैं जो एनर्जी में और कराने चाहिए, स्कीम्स और प्रोग्राम्स वगैरह जो कि टेक्निकल बिल्कुल नहीं थे। इसीलिए मैंने आपको कहा इन चीज़ों को बुक्स वगैरह से आप सीधे सीधे कर डालो, आपका काम हो जाएगा। बाकी जितने भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं दूसरों को जरूर बताएंगे, ये कोर्सेज वगैरह जो भी है पूर्वांचल है, इस एप्लीकेशन भी आपको मिल जाएगा, वहाँ जाके आराम से आप इसको देखिए, बैठिए, पढ़िए, और एंड्रॉयड और आईफोन दोनों यूजर्स को मिल जाएंगे। बाकी मुझे सुनने के लिए हमेशा पूर्वांचल है इसमें आपको उपलब्ध रहूँगा। इसके YouTube पर भी आप वहाँ जाकर मुझे मेरी क्लासेस को पूरा सुन सकते हैं, चाहे साइंस एंड टेक हो, इन्वायरमेंट हो, या कुछ और भी टॉपिक जो मैं आपको समय के साथ पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन। अगले लेक्चर में आपके साथ फिर मुलाकात होगा, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।